खुश हो जाओ भाई। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है साइंस की क्लास जो है स्टार्ट हो रही है, तो खुशी है कि नहीं? दिख नहीं रहा है आप लोगों के चेहरे पे? नहीं दिख रहा है? क्यों खुश नहीं हो भाई बताओ? हाँ, ऑनलाइन वालों खुशी है कि नहीं भाई, ये बताओ। बहुत खुशी है भाई इन लोगों को, तो आप लोगों को भी खुश रहना चाहिए। चलो इसी खुशी के साथ जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो फिजिक्स में देखो सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, हमको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पढ़नी होंगी। तो बेसिक क्लास से ही शुरू करते हैं। अब पहले दिन ही मात्रक वात्रक पढ़ना चालू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पढ़ना तो है वैसे, है ना, मापन तो पढ़ना है, लेकिन बेसिक चीज़ें भी हमको पढ़नी होंगी, ठीक है? तो मैं कुछ कुछ लिखता हूँ और 4-4 पॉइंट करके हम याद रखेंगे, ठीक है? जैसे अल्टीमीटर, ठीक है? पहला क्या है भाई? अल्टीमीटर। वो तो आपको लिखना पड़ेगा। पहला है अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, टेकोमीटर और मैनोमीटर। इन चारों में आप बताइए कि किसका किसका आप जानते हो, किससे क्या मापते हैं। मापन ही चालू करेंगे हम, पहला टॉपिक मापन ही है, ठीक है? पहला टॉपिक जो है वो मापन है। इकाई 1, यूनिट बोल सकते हैं, यूनिट 1। ये क्या है भाई? हमारा मापन है। मैंने 4 नाम आपको दिए, अल्टीमीटर, उसके बाद एनीमोमीटर, उसके बाद अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, टेकोमीटर और मैनोमीटर। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, इससे क्या मापा जाता है करके। 4-4 का पेयर, क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में जो आ सकता है हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक भी बताओगे? एक भी नहीं, ठीक है? देखो यार, इसमें सबसे आसान जो है वो है मैनोमीटर। मैनोमीटर को गैसों का दाब मापने के लिए यूज किया जाता है। पहले पेन रख दो, पहले याद करना है, उसके बाद लिखना है। इसको हर कोई लिखा हुआ है और साइंस के हर बुक में ये है, बताए। बस दिक्कत क्या है बताए, हमारे दिमाग में नहीं है ये चीज। उसका कारण है कि हम लिखने बैठ गए। क्या लिख रहे हो? जब मैं फॉर्म भरी थी तब भारती में नहीं हुआ, तो ऐसा इंडियन वाला ऑप्शन आया था क्या? नो हो गया इंडियन वाले में, तो फॉर्म सबमिट कैसे हुआ यार? बांग्लादेशी हो ऐसा? व्यापम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, वहां आवेदन दो, ठीक हो जाएगा चीजें, है ना? चलो, कोई भी दिक्कत होता है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, चाहे व्यापम का हो, पीएससी का हो, हेल्पलाइन नंबर है, लगाओ सुबह से 4 बार फोन, ठीक है? वैसे उठाते तो नहीं है जल्दी वो, ठीक है, पर लगाते रहो, बात होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेल पे मेल करो, बताए। देखो सबसे आसान इसमें है मैनोमीटर। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। अब एक एक करके याद रखते हैं। पहला अल्टीमीटर है। अल्टीमीटर मतलब वायुयान की ऊंचाई, मतलब आपका एरोप्लेन कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, वायुयान की ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है एनीमोमीटर, वायु की गति, मतलब हवा का स्पीड क्या है। अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई, एनीमोमीटर वायु की गति, और टेकोमीटर बहुत ही आसान है, वायुयान की गति। देखो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले अल्टीमीटर मतलब वायुयान की ऊंचाई, ठीक है? उसके बाद आएगा एनीमोमीटर मतलब वायु की गति, हवा की गति, और टेकोमीटर मतलब वायुयान की गति, ठीक है? और मैनोमीटर मतलब गैसों का दाब, ठीक है? अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई, ऐसे हाथ उठाओगे तो याद रहेगा, अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई, एनीमोमीटर हवा की गति, और टेकोमीटर वायुयान की गति। बचपन में जहाज ऐसे फेंकते नहीं थे, हाँ, तो उसको टेकोमीटर से नाप सकते थे। और मैनोमीटर का मतलब गैसों का दाब, मैनोमीटर मतलब गैसों का दाब। क्लियर मामला? 4 याद करने के बाद अगला 4 याद करेंगे, ठीक है? अब आप नोट भी करते चलोगे साथ में, ठीक है? ये 4 याद कर लिए। इसके बाद इस पेज में और कुछ नहीं लिखना है, ठीक? नेक्स्ट पेज में लिखना है, इस पेज में अब कुछ नहीं लिखना है। देखो एक पेज का 2 खंड बनाओ, ऐसा
तो एक तरफ आप ये अल्टीमीटर वाला लिख रहे हो और ये भी खाली रहने दो, और जो अगला पेज है ना उसमें आप लिखना पता है, क्योंकि इस पेज में भी पूरा भरना पड़ेगा, तो मिक्स कर करके पढ़ेंगे ना। तो सेकंड पेज में लिखो, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसा पाओ वैसा लिखो, बैल बुद्धि लोग, बड़ा दर्द है बताए। चलो वायुयान, सबसे पहले वायुयान के खोजकर्ता कौन? वायुयान। उसके बाद टेलीफोन, उसके बाद टेलीविजन। देखो ये सब बेसिक चीज है, मैं बोला था ना कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। टेलीविजन। 3 वायुयान के खोजकर्ता कौन? टेलीफोन, टेलीविजन। कुछ तो याद आ रहा होगा, ग्राहम बेल। एक तो बताओ यार कम से कम, टेलीफोन तो बहुत ही आसान है, उन्हीं लोगों नारियल के खोपड़ा में नहीं करते थे बात रस्सी फंसा के, ग्राहम बेल। अरे बचपन में बुक में देखे होगे। तो वायुयान का याद रखना राइट ब्रदर्स, है ना, राइट ब्रदर्स। और टेलीफोन का ग्राहम बेल, और टेलीविजन का याद रखना है जेएल बेयर्ड, जेएल बेयर्ड, याद रखेंगे। वायुयान मतलब राइट ब्रदर, मैं लिख नहीं रहा हूं इसीलिए ताकि आप इसको देखकर आंसर बोल सको। टेलीफोन मतलब ग्राहम बेल, और टेलीविजन का मतलब जेएल बेयर्ड, जेएल बेयर्ड, याद रखना। अगला एक लाइन छोड़ देना, ठीक है, एक लाइन छोड़ के साइकिल, साइकिल के खोजकर्ता ग्रामोफोन, विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, उसके बाद विद्युत बल्ब। हाँ, साइकिल का मैकमिलन। चलो आप लोग जो आंसर बोलोगे उसको मैं लिख दूंगा यहां पे, एडिशन, ठीक है, ये दोनों का एडिशन है, थॉमस एडिशन। चलो अब बुद्धि खुलना चालू हुआ है, टॉपिक समझ में आने लगा, ठीक है। अगला है फाउंटेन पेन, बताओ फाउंटेन पेन, अभी पता चल जाएगा क्या तैयारी है हमारी। फाउंटेन पेन के खोजकर्ता बता दो भाई, फाउंटेन पेन का ऑनलाइन वालों, वाटरमैन, ठीक है, वाटरमैन, याद रखना। देखो याद हुआ, वायुयान का राइट ब्रदर्स, टेलीफोन ग्राहम बेल, टेलीविजन जेएल बेयर्ड, साइकिल मैकमिलन, ग्रामोफोन विद्युत बल्ब का एडिशन, है ना, आविष्कारक हैं ये इनके, ठीक है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन, ठीक है। चलो वापस से पहले पेज में आ जाओ, खतरनाक चीजों में एक लाइन छोड़कर फिर 3-4 चीजों को पढ़ना होगा हमको, ठीक है। हाइग्रोमीटर पहला तो हो गया, हाइग्रोमीटर, दूसरा होगा हाइड्रोमीटर, ठीक है। ये दोनों में हमेशा डाउट रहता है एग्जाम में, हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर, क्या टिक करें ऐसा। तो देखो हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, इसमें से ये हाइड्रो वाला मतलब हाइड्रोजन जैसा दिमाग में चल रहा है, और हाइड्रोजन किस में होता है भाई? जल में। तो जब भी हाइड्रोमीटर आएगा तब याद रखना जल का आपेक्षिक घनत्व, जल का आपेक्षिक घनत्व किससे नापा जाएगा जी? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का आपेक्षिक घनत्व किससे नापेंगे हम? हाइड्रोमीटर से। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा एग्जाम में। और जब हाइग्रोमीटर, देखो जो हाइड्रोमीटर में नहीं है वो हाइग्रोमीटर में, तो जल और क्या है पृथ्वी पे? वायु, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर के लिए याद रखना वायु में उपस्थित आर्द्रता, मॉइस्चर ऑफ एयर, वायु में उपस्थित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर ये दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर ये दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। इसके अलावा जो भी जल से संबंधित चीजें हैं वो एक साथ देखते हैं हम, ठीक है। इसी पेयर में देखेंगे, अलग से नहीं लिखेंगे। जैसे आप जानते हो रेन गेज, पढ़े हो रेन गेज का?
रेन गेज पढ़े हो आप, हिंदी में भी लिख सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखना है, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा सा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी साइंस में पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों का हिंदी है ही नहीं, क्योंकि जैसे रेन गेज को इंग्लिश में भी वही बोलते हैं रेन गेज, हिंदी में वर्षा मापी बोल सकते हैं, लेकिन वर्षा मापी आएगा क्या एग्जाम में लिखा हुआ, आराम से टिक कर दोगे, है ना। रेन गेज का प्रयोग होता है वर्षा को मापने के लिए, रेन गेज का प्रयोग होता है किसको, वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग होता है। और पानी से संबंधित चीजों को देखना है तो याद रखना क्यूसेक, क्यूसेक पढ़े हो साइंस वालों, क्यूसेक पढ़े हो या वेंचुरी मीटर सुने हो, नहीं देखे हो वेंचुरी मीटर, इंजीनियरिंग वालों बताओ, इंजीनियरिंग वाले तो देखे ही होंगे, वेंचुरी मीटर या क्यूसेक देखे होंगे, ऐसा तो नहीं है नहीं देखे होंगे इंजीनियरिंग में। क्या करते थे भाई इससे, इससे आप जल का बहाव माप सकते हो, जल का प्रवाह नाप सकते हो, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर फ्लो को नापने के लिए आप क्यूसेक या वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हो। अब मेरे को यह बताओ कि अगर समुद्र में गहराई का पता चलना है, समुद्र की गहराई का पता लगाना है कि यह समुद्र कितना गहरा है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, फेदोमीटर, वेरी गुड, फेदोमीटर। फेदोमीटर मतलब समुद्र की गहराई का पता लगा रहे हो आप, किसका पता लगा रहे हो आप, समुद्र की गहराई का पता लगा रहे हो, किससे, फेदोमीटर से। फेदोमीटर मतलब समुद्र की गहराई का पता लगाना। और वैसे ही आपका क्या आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। एक और पूछता हूं, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बता, सोनार। समुद्र में डूबी हुई वस्तु, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म बताओ, बताओ भाई, ऑनलाइन वालों, सोनार का फुल फॉर्म, ठीक है ना। ये सब पढ़ना है ना भाई, बेसिक चीजें आप लोगों को, कि स्किप करके आगे बढ़ो, पढ़ा दूं ना, ठीक है। तो यहां पर हमने एक पेयर देखा जिसमें हमने जल में जो भी चीजें हमको पता लगानी होती है वो सारा चीज हमने एक में देख लिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हवा की बात करते हैं, चलो वायु की बात करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, फुल फॉर्म है सोनार का क्या, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब पहला क्लास है ना, इसीलिए यूट्यूब में फ्री है ये, ठीक है। सेकंड क्लास से एप्लीकेशन। क्लियर, इतना तक नोट कर लिया है, ठीक है। चलो अगला पढ़े, क्या पढ़ेंगे, हवा, वायु से संबंधित चीजें। तो देखो भाई, क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं आप बता पा रहे हो कि नहीं, है ना। बता लोगे तो अच्छी बात है, तैयारी अच्छी है आपकी। पहला चीज, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किसका प्रयोग होता है, बैरोमीटर, वेरी गुड। दूसरा, ओजोन परत की मोटाई किससे नापोगे आप, डॉप्सन से, ठीक है। इसके अलावा सौर विकिरण को किससे मापोगे, हाँ हाँ, पायरो हिलियोमीटर, पायरो हिलियोमीटर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर बताया भाई। प्रकाश की तीव्रता किससे मापोगे, लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, ये एक बता दो। और भूकंप वाला लास्ट में, वो तो बहुत ही आसान है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। उच्च ताप को नापा जाता है पायरोमीटर से, ठीक है। चलो क्या क्या देखना था हमको, एक देखना था वायुमंडलीय दाब, ठीक है, ओजोन परत की मोटाई, इसके अलावा सौर विकिरण और प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। चार चीजें हम वायु से संबंधित लिखते हैं, ठीक है, या प्रकाश से संबंधित चीजों को लिख रहे हैं हम, समझ लो। तो पहला आ गया आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर से आप क्या नापते हो जी, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मतलब बैरोमीटर, ठीक है। उसके बाद आप
किस चीज को नापोगे? तो वायुमंडलीय दाब के बाद आप नापोगे ओजोन परत की मोटाई। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई क्या पढ़े हम? ओजोन परत की मोटाई अभी पूछूंगा, याद करते हुए चलना है। ओजोन परत की मोटाई क्या पढ़े हम? डॉब्सन। ओजोन परत की मोटाई हम पढ़े डॉब्सन। चलो, उच्च ताप नापना है तो आप क्या करोगे? पाइरोमीटर। लेकिन अगर सौर विकिरण को नापना है, सौर विकिरण मापी, तो आप क्या याद रखोगे? पाइरो हीलियोमीटर। पाइरो हीलियोमीटर। देखो ये सब चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन इस पे अगर ट्रिक से पढ़ेंगे ना तो याद रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको ट्रिक से पढ़ना जरूरी है। चलो, अब ध्वनि से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। आवाज नहीं आ रहा है? ऑनलाइन वालों बताओ, आवाज आ रहा है या नहीं? वॉइस आ रहा है कि नहीं? बता दो। चलो, एक लाइन फिर से खींचेंगे। ध्वनि से संबंधित चीजों को देखते हैं। पहला बताओ, जितना तो आप झूठ बोलते हो, है ना भाई? तो अगर आप जितना झूठ बोलते हो उसका पता लगाना है। हाँ, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ। ठीक है, पॉलीग्राफ। क्यों भाई, ये बड़ा याद है। चलो, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, और डेसिबल तो है, साथ में ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल और ऑडियोमीटर दोनों से नापा जाएगा। ठीक है, डेसिबल और ऑडियोमीटर दोनों से नापा जाएगा। अच्छा, प्रकाश की तीव्रता तो लिखे ही नहीं हम यहां पे, ये बच गया भाई। प्रकाश की तीव्रता, यहां ध्वनि तीव्रता से याद आया, ध्वनि तीव्रता तो प्रकाश की तीव्रता भी पूछ सकता है। लक्स मीटर याद रखना। क्या याद रखना? लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता। वहीं ध्वनि तीव्रता जो है वो ऑडियोमीटर या पॉलीग्राफ से होगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ ले कि रक्त दाब किससे मापोगे? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। वेरी गुड, रक्तदाब भी हो गया। अगला, रक्तदाब हो गया। चलो, दूध की शुद्धता नापना है भाई। दूध में कितना पानी मिला हुआ है ये नापना है। लैक्टोमीटर। वेरी गुड, लैक्टोमीटर। ठीक है, मतलब शुरू वाला ही कठिन लग रहा था, ऐसा है कि शुरू में हड़बड़ा गए थे भाई, याद नहीं आ रहा था चीजें, इतने दिन बाद चीजें धुंधला गई थी। अब फटाफट आंसर बता रहे हो। ठीक है, दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर। ठीक है, चलो इसके बाद क्या बच गया? तो इसके बाद बच गया आपका जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, एक तो है आपका रिक्टर स्केल। ठीक है, अलग चीजों में आपको और क्या पढ़ना होगा? एक रिक्टर स्केल पढ़ना होगा। रिक्टर स्केल जानते हो, है ना? रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। इसके अलावा अगर रिक्टर स्केल ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या याद रखते हो? या तो सिस्मोग्राफ, ये याद रखना होता है। दूसरा, आपको अगर एग्जाम में बोल दे कि बताओ विद्युत धारा किससे नापोगे आप? मीटर में बताना। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग होगा? वैसे ही विभवांतर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर मापने में किसका प्रयोग होता है? देखो आपको याद होगा,
जैसे ही आंसर बताऊंगा तब याद आएगा आपको। देखो विद्युत धारा मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं, तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर। याद आ गया ना, बोला था याद आ जाएगा। ये कहानी खत्म, इतना ही था इसमें। ठीक है, तो याद रखना अमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं और वोल्ट मीटर से हम विभवांतर मापते हैं। तो जो पढ़े उसको एक बार और बता देता हूं, स्टार्टिंग से देखो क्या पढ़े हम। सबसे पहले आते ही हमने वायुयान, ऊपर देखेंगे वायुयान की ऊंचाई किससे नापेंगे हम, तो वायुयान की ऊंचाई नापेंगे हम अल्टीमीटर से। फिर वायु की गति नापेंगे एनोमीटर से, वायुयान की गति नापेंगे हम टैकोमीटर से, और मैनोमीटर से क्या नापेंगे, वायु दाब। ठीक है, इसके बाद गैसों में का दाब, गैसों का दाब। ठीक है, हाइग्रोमीटर से हम वायु में उपस्थित आर्द्रता मतलब पानी को ही नाप रहे हैं। हाइड्रोमीटर मतलब जल में अपेक्षित घनत्व को नाप रहे हैं। हाइड्रो और हाइग्रो में कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है फंसाने के लिए, जल्दी में हाइग्रो या हाइड्रो दिखता है हमको, ऐसा होता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद रेन गेज, वर्षा को मापने के लिए वर्षा मापी है रेन गेज। क्यूसेक या वेंचुरीमीटर जल के बहाव को, फेदोमीटर समुद्र की गहराई, और सोनार समुद्र में डूबी हुई वस्तु का। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं, ओजोन परत की मोटाई। डॉप्सन से उच्च ताप, पायरोमीटर से सौर विकिरण मापी, पायरोहीरियोमीटर को कहते हैं, और प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से। पॉलीग्राफ हम झूठ का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, और ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए डेसिबल, और अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो ऑडियोमीटर। रक्तदाब स्फिग्नोमैनोमीटर, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ। ये तो एकदम समझ लो एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है परेशान करने के लिए। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर, और विभवांतर को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। ये इधर भी हम पढ़ चुके हैं बहुत सारा चीज, इसके आगे बढ़ना है हमको। ठीक है, इसके आगे बढ़ना है। चलो, दूरबीन, कैलकुलेटर, बैरोमीटर, डायनामाइट, बता दो भाई। हाँ जल्दी जल्दी बताओ। पहले मैंने क्या बताया, दूरबीन। बताओ दूरबीन के खोजकर्ता कौन, गैलीलियो, वेरी गुड। उसके बाद बताओ कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन, दूरबीन का गैलीलियो, कैलकुलेटर का। बैरोमीटर के खोजकर्ता कौन, डायनामाइट, ये तो याद ही होगा, अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट के खोजकर्ता कौन, अल्फ्रेड नोबल। और उसके बाद वायरलेस के खोजकर्ता कौन, आज जो आप वायरलेस यूज करते हो ना, जिसको हम बेतार का तार कहते हैं, क्या कहते हैं, बेतार का तार कहते हैं, इसके खोजकर्ता कौन। देखो मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ना ताकि आपको चीजें याद हो। ठीक है, नहीं तो इतना मेहनत नहीं करूंगा लिखने में। ये सब हमको पता रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में हड़बड़ा जाते हैं, उल्टा पुल्टा आंसर मार देते हैं। दूरबीन के खोज करता है गैलीलियो। कौन है भाई, गैलीलियो। कैलकुलेटर के खोज करता ब्लेज पास्कल। ठीक है, याद आ रहा है मतलब, ब्लेज पास्कल। बैरोमीटर के खोज करता टॉरिसेली। बैरोमीटर के खोज करता टॉरिसेली। वैसे डायनामाइट के खोज करता है अल्फ्रेड नोबल, और वायरलेस के खोज करता है मार्कोनी। ठीक है, याद रखना, बैरोमीटर मतलब खोज करता टॉरिसेली। ठीक है, बैरोमीटर के खोज करता है टॉरिसेली। डायनामाइट के खोज करता अल्फ्रेड नोबल। और वायरलेस के खोज करता है मार्कोनी, बेतार का तार। चलो, मार्कोनी, ओके, याद हो गया। चलो चलो, ये भी खत्म हो जाएगा तुरंत। रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तब तो याद होगा। आगे बढ़े, हो गया इतना। चलो, प्रिंटिंग प्रेस के खोजकर्ता, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक, तड़ित चालक, तड़ित चालक, टायर। प्रिंटिंग प्रेस, तड़ित चालक और टायर, तीनों में से कोई भी। प्रिंटिंग प्रेस के खोज करता है गुटनबर्ग, याद करो, गुटनबर्ग। तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन
फ्रैंकलिन, याद आया ना, ठीक है। टायर डल्लब, टायर के आविष्कारक डल्लब, तो तीनों याद रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस गुटनबर्ग, तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन, और टायर डल्लब टायर, डल्लब टायर याद रखना। क्या याद रखना है? डल्लब टायर। चलो नेक्स्ट 3 का पेयर बनाएंगे फिर से। भाप इंजन, रेल इंजन, पेट्रोल चलित कार। भाप इंजन, रेल इंजन और पेट्रोल चलित कार, बताओ भाई। चलो आगे बढ़ेंगे। बताओ भाप इंजन का जेम्स वाट, भाप इंजन जेम्स वाट। रेल इंजन स्टीफेंसन, रेल इंजन स्टीफेंसन। और पेट्रोल चलित कार का है कार्ल बेंज, पेट्रोल चलित कार के आविष्कारक कार्ल बेंज। तो मैंने आपको बोला भाप इंजन, भाप इंजन जेम्स वाट। रेल इंजन, रेल इंजन बताओ जी, अभी तो बताया स्टीफेंसन। और उसके बाद पेट्रोल चलित कार कार्ल बेंज, पेट्रोल चलित कार, पेट्रोल चलित कार का याद रखेंगे क्या? कार्ल बेंज, ठीक है। तो ये 3 याद रखेंगे। अगला पेयर आ जाते हैं तुरंत। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, हेलीकॉप्टर। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, हेलीकॉप्टर। हाँ नहीं, परमाणु बम का क्या बताए? नहीं नहीं, ऑटोहन। परमाणु बम का ऑटोहन। हाइड्रोजन बम किसने आविष्कार किया भाई? तो हाइड्रोजन बम के आविष्कार करता है टेलर। इनका काम तो कपड़ा सिलना है, उसका नाम टेलर है, ठीक है भाई। हेलीकॉप्टर, उसने हाइड्रोजन बम सिल दिया भाई। टेलर ने क्या सिल दिया? हाइड्रोजन बम सिल दिया। और हेलीकॉप्टर आपका ब्रैकवेट, हेलीकॉप्टर ब्रैकवेट। इसके बाद 2 और याद कर लो, उसके बाद अब थ्योरी में चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर और डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर और डायनेमो, ये दोनों की खोज करता है, बताओ, फैराडे। फैराडे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं कि फिजिक्स, फिजिक्स के आविष्कारक किसको कहा जाता है भाई? भौतिकी की शुरुआत कहां से होती है, किससे होती है? भौतिकी के आविष्कारक हैं न्यूटन। और अगर मॉडर्न फिजिक्स बोले, आधुनिक भौतिकी, तब क्या लोगे आंसर? एल्बर्ट आइंस्टीन। यहीं पर आपको अगर रसायन बोल दे, लेवोजियर या लेवोजिए ऐसे बोलते हैं, ठीक है, लेवोजियर या लेवोजिए। अगर आपको जीव विज्ञान के आविष्कारक बोल दे तो अरस्तु, ये याद होगा होता है, ये तो याद रहेगा होता है। चलो खगोल विज्ञान का बता दो फिर। खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान के आविष्कारक कॉपरनिकस, याद रखना कॉपरनिकस। बायोलॉजी के खोजकर्ता आपको पता है अरस्तु, ठीक है। और उसके बाद रसायन लेवोजियर, या कहीं कहीं ये लेवोजिए लिखा होता है।
ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों पढ़ेंगे हम। चलो फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। देखो, जब देश आजाद हुआ उस समय देसी रियासतें थी, ठीक है। यूनिट 1 मापन की शुरुआत अब होती है, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जब देसी रियासतें थी भारत में, तो देसी रियासत तो 565 थी, और जितने भी देसी रियासत थे सब में मापन का पद्धति अलग अलग था, ठीक है। सब में मापन कैसा था भाई, मेजरमेंट कैसा होता था, अलग अलग होता था। देश आजाद होने के बाद सबसे बड़ी समस्या यही थी कि पूरे देश का मापन एक कैसे किया जाए, है ना। कहीं पे मापन अलग है, कहीं पे मापन अलग है, तो इससे व्यापार जो है सही से नहीं चल पा रहा है। और अब जो है देश आजाद होने के बाद बाह्य व्यापार से ज्यादा आंतरिक व्यापार पे फोकस किया जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे में उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे भाई, नेहरू, है ना, और होम मिनिस्टर पटेल। इन दोनों ने सोचा कि किसी तरह से हम क्या कर दें, मापन को एक कर देते हैं। अब किसी ना किसी का राय लेना पड़ेगा, तो इन्होंने राय लिया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये कहाँ है भाई, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संस्थान, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संस्थान कहाँ है बताओ। यहां से इन्होंने सलाह लिया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जो कि सेवरिस में है, ये है पेरिस में। पेरिस कहाँ है फिर, फ्रांस में, ठीक है। ये भी याद रखना अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संस्थान कहाँ है। तो यहां से इन्होंने क्या किया, राय लिया कि हम जो है मापन को एक करने के लिए क्या करें। तो इन्होंने कहा कि आप अपने देश में नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय मापतौल संस्थान, राष्ट्रीय मापतौल संस्थान ओपन कर दीजिए। क्या चीज, राष्ट्रीय मापतौल संस्थान, ठीक है। फिर विचार विमर्श हुआ भारत में कि राष्ट्रीय मापतौल संस्थान की जरूरत है कि नहीं है। तो जरूरत तो है, लेकिन इसकी जरूरत एक इंस्टीट्यूट के रूप में ना होकर एक लैब के रूप में है ना। एक लैब हो तो सारी चीजों को क्या हो सके, परीक्षण भी हो सके। इसलिए हमारे यहां ओपन किया गया नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, इसकी स्थापना की गई, ठीक है। नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जो कि नई दिल्ली में है। कहाँ है भाई, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब ये लोग अपना राय देंगे कि क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जैसे ही संसद आई 1955 में, इन्होंने मापतौल बिल, है ना, मापतौल बिल जो है पेश किया, और अगले ही साल ये मापतौल बिल जो है वो पास हो गया, मापतौल अधिनियम बन गया, ठीक है। मापतौल अधिनियम बन गया, ठीक है। उसके बाद मुद्रा अधिनियम लाया गया। क्या लाया गया, मुद्रा अधिनियम, ठीक है। मुद्रा अधिनियम लागू हुआ 1957 से। मुद्रा अधिनियम क्या हो गया, लागू हो गया, और 1957 से 1 रुपए बराबर 100 पैसे हो गए। 1 रुपए बराबर 100 पैसे हो गए। इसका मतलब पहले 1 रुपए बराबर कुछ और होता होगा, ठीक है। तो पहले जो है वो 1 रुपए बराबर 64 पैसे हुआ करता था। मुद्रा अधिनियम के बाद 1 रुपए बराबर क्या हो गया, 100 पैसे हो गए, ठीक है। तो इस तरह से मापन को एक कर दिया गया, और आज तक 1 रुपए बराबर क्या है भाई, 100 पैसे, ठीक है। इसके अलावा मापन की पद्धति, अंग्रेज आए उनका मापन पद्धति अलग था, ठीक है।
चलो मापन पद्धतियों में आते हैं हम। मापन की पद्धति की अगर बात करें तो मापन पद्धति अलग अलग थी, ठीक है। एक आप पढ़े होगे CGS, बताओ, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS पद्धति। ये कौन सी पद्धति थी भाई? तो जो फ्रांसीसी लोग थे वो CGS पद्धति यूज करते थे, फ्रेंच पद्धति। तो जो जो एरिया में फ्रांसीसियों से व्यापार होता था वहां CGS पद्धति चलता था। नेक्स्ट FPS, ये क्या है भाई? फुट, पाउंड और सेकंड। और इसको इस पद्धति से कौन व्यापार करते थे? ब्रिटिशर्स। तो ये ब्रिटिश पद्धति है। तो अंग्रेजों का तो लगभग पूरे भारत में शासन था, तो अधिकतर क्षेत्रों में FPS चलता था, ठीक है। उसके बाद MKS, मीट्रिक पद्धति बोलते हैं इसको, जिसमें मीटर, लंबाई को मीटर से नापेंगे, किलोग्राम और सेकंड, इसको बोलते हैं हम मीट्रिक पद्धति। ये वाली पद्धति भी बहुत सारे देशों में चली, हमारे यहां भी चला। फिर MKS को ही संशोधित करके सुधारते हुए जो है SI पद्धति आया, ठीक है। कौन सा पद्धति आया भाई? SI पद्धति आया, ठीक है। SI पद्धति, इसको बोलेंगे SI पद्धति जो है ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अब हमको अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी तो करना है, हर देश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति होना चाहिए कि नहीं एक, है ना, इंटरनेशनल मेथड होना चाहिए कि नहीं एक। तो ये SI पद्धति जो है ये, इसका विचार जो है वो जिनेवा सम्मेलन हुआ था, जिनेवा में सम्मेलन हुआ था 1967 में। कब सम्मेलन हुआ था? जिनेवा में। और इस सम्मेलन में इसका प्रस्ताव रखा गया SI यूनिट का, कि एक ऐसा मात्रक होना चाहिए जो सभी देशों में एक जैसा, है ना, ताकि इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सब देशों ने विचार किया, ठीक है, और विचार करके सहमति बना ली भाई SI यूनिट पे, और 1971 में SI पद्धति को मान्यता दे दी गई। 1971 में SI पद्धति को क्या कर दिया गया भाई? मान्यता दे दिया गया, और सभी देश इसको क्या करने लगे? मानने लगे। इसको मान्यता मिली थी पेरिस, जो कि फ्रांस में है। यहां पर अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था मापतौल विभाग का, ठीक है। पेरिस में जो है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था भाई। और इसी के आधार पर हमको मात्रक और बाकी सारी चीजों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो SI पद्धति को मान्यता कब मिली? पेरिस, फ्रांस में जब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था 1971 में, तब, ठीक है। और यहां से फिर SI यूनिट जो है उसको पढ़ना होगा। टोटल SI यूनिट जो है उसमें मूल मात्रक पढ़ने होते हैं और संपूरक। मूल मात्रक 7 हैं, आप पढ़े हुए हो, ठीक है। मूल मात्रक कितने हैं? 7 हैं। तो चलो आ जाते हैं हम SI यूनिट के तरफ। ये सब हमारा पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है, फटाफट नोट करते चलेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट और संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो पढ़ना होंगे हमको, और व्युत्पन्न मात्रक तो जितना बना सके हम, है ना। 2 या 2 से अधिक मात्रकों का यूज करके हम जो मात्रक बनाते हैं उसको व्युत्पन्न कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मूल मात्रक कितने हैं भाई? तो मूल मात्रकों की संख्या है टोटल 7, ठीक है। जिसमें द्रव्यमान को हम किससे नापते हैं? kg से, और इसका विमा क्या होता है? m, ठीक है। अगला बताओ, लंबाई, लंबाई को हम किससे नापेंगे? मीटर से, और इसकी विमा क्या होगी? l। फिर आ जाओ समय, समय सेकंड से नापेंगे और इसका विमा क्या होगा? t, ठीक है। विमीय राशि, विमा क्या होगी इसकी? t होगी। और यहीं से आर्ट्स वालों का और कॉमर्स वालों का हालत खराब होना चालू हो जाता है, ठीक है। अभी तक तो मजा आ रहा होगा बिल्कुल, अब उड़ना चालू। ये लंबाई को l क्यों लिखे है करके? मात्रक मीटर में है तो m होना चाहिए ना, ऐसा होता है दिमाग में। आर्ट्स वालों और कॉमर्स वालों को सोचिए ये होता है।
कि लंबाई जो है वो मीटर में नाप रहे हैं, तो विमीय राशि m होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये l क्यों है? l इसलिए है क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान के लिए विमीय राशि m इसलिए है क्योंकि द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहा जाता है। और समय के लिए t इसलिए है क्योंकि इंग्लिश में इसको टाइम कहा जाता है। तो ये MLT का कॉन्सेप्ट इस तरफ से, ठीक है भाई। आर्ट्स वालों, कॉमर्स वालों, अब बाकी साइंस वालों को तो आसान चीजें हैं ये सब। चलो आ जाओ अगला, ताप। ताप किसको नापते हैं भाई? ताप को किस में नापते हैं? केल्विन, ठीक है। और विमीय राशि बता दो। केल्विन से नापोगे, विमा क्या होगी? के। अच्छा, 0 डिग्री C बराबर कितना के? -273 के, ठीक। चल आगे बढ़े। अगला बताओ विद्युत धारा का बताओ। चलो हाँ, अब समझ में आया। और विद्युत धारा को मापते किससे हैं? अमीटर से। और इसका मात्रक है क्या? मात्रक पढ़ रहे हैं ना, यूनिट। यूनिट क्या है भाई? एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। ऑनलाइन वालों कभी एम्पियर को छू के देखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। कितने एम्पियर का लगा? बिजली का झटका तो ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं खाया होगा, सब खाए हो। कोई ऐसा जो बिजली अभी तक नहीं छुपाया है, उसी एम्पियर को याद कर लो। होता है, फिर से जाके मत छू लेना, ठीक है। उसी एम्पियर को याद कर लो। और इसका विमीय राशि होता है कैपिटल A। नेक्स्ट, पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट क्या है? पदार्थ की मात्रा। बताओ पदार्थ की मात्रा को किससे नापेंगे? मोल से। और एक बच गया, ज्योति तीव्रता। तो ये 7 क्या है भाई? ज्योति तीव्रता। एग्जाम में ना ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स, ये दोनों को लेकर कंफ्यूजन रहता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछता है तो हम लोग जो है कैंडला तो मार देते हैं, लेकिन ज्योति फ्लक्स जब पूछता है ना तो एग्जाम में गलत हो सकता है। तो उसको ऊपर में कहीं नोट करके लिख लेना, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का क्या लिख लेना? ल्यूमेन, ठीक है। और एक लिख लेना एवोगेड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। एवोगेड्रो नंबर अगर एग्जाम में आ जाए तो 1 मोल बराबर क्या लिखेंगे आप? 6.023 इंटू 10⁻23। चलो संपूरक मात्रक पढ़ते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट जो है वो नोट करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद लिखना आपको है, मेरे को नहीं, ठीक है। तो भाई कलम उठा लो, आओ युद्ध करें अब। चलो, क्या ये सब आसान चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। बहुत देर तक अगर लिखते ही रहेंगे तो फिर कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। इसलिए कुछ चीज़ें लिखेंगे और कुछ चीज़ें आपको लिखना होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें लिखाऊंगा और कुछ चीज़ें आपको लिखना होगा, ठीक है। चलो, दिख रहा है वहां से? कोई दिक्कत? पढ़ लिए ये सब? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा पढ़ लिए कि नहीं? पढ़ लिए। पदार्थ की मात्रा भी पढ़ लिए, एवोगेड्रो नंबर पढ़ लिए। देखो अब आते हैं संपूरक मात्रक। देखो संपूरक मात्रक दो होते हैं,
एक होता है समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। समतल कोण मतलब समझ गए, ठीक है, 2 डायमेंशनल होगा तो इसलिए नापेंगे किससे, रेडियन से। और ठोस कोण का मतलब समझ रहे हो 2 डायमेंशनल तो होगा लेकिन ऊपर भी उठा हुआ होगा, तो इसको नापेंगे स्टेरेडियन से। फटाफट लिख लो, लिखते चलो भाई अब, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट इसको नोट करना है, आगे बढ़ना है। ऑनलाइन वालों देखो क्लियर दिख रहा है। संपूरक मात्रक 2 होते हैं, एक होता है समतल कोण जिसको हम रेडियन से नापते हैं और एक ठोस कोण होता है जिसको हम स्टेरेडियन से नापते हैं। और इसके बाद हमको बहुत सारा व्युत्पन्न मात्रक पढ़ना होगा। जो मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अगर आपको किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हो, लंबाई गुणित चौड़ाई। पढ़े हो कि नहीं बताओ, लंबाई गुणित चौड़ाई पढ़े हो, ठीक है, पढ़े बोल रहे हो आप, अच्छी बात है। और लंबाई गुणित चौड़ाई जब पढ़े हो तो आप जानते हो लंबाई को भी हम मीटर और चौड़ाई को भी हम मीटर से ही नापते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और विमीय राशि हो जाएगा, लंबाई है तो L लिखेंगे और पावर में आ जाएगा 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा m0 L2 t के पावर में 0, क्योंकि द्रव्यमान मतलब मास 0 है, टाइम 0 है, लेंथ जो है वो मीटर के पावर 2 है, इसलिए लेंथ के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साथ में अब विमा भी देखते हुए चलेंगे, MLT के फॉर्म में विमीय राशि लिखना होता है। तो जब मास, इस देखो क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई बस है, वजन है कुछ नहीं है, समय है कुछ नहीं है, तो इस मास नहीं है इसीलिए 0, टाइम नहीं है इसीलिए 0, मास मतलब द्रव्यमान समझना है। और लेंथ है क्योंकि लंबाई को भी मीटर से नापा जाता है और चौड़ाई को भी मीटर से नापा जाता है, तो लेंथ दोनों ही मीटर से नाप रहे हैं, इसलिए होगा ये L के पावर में 2, तो वहां पर हो जाएगा m0 L के पावर में 2 t0, ठीक। उसके बाद आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। आयतन का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो आप देखो लंबाई को भी मीटर से नापते हो, चौड़ाई को भी मीटर से नापते हो और ऊंचाई को भी मीटर से नापते हो, तो यहां पर मास आया क्या, नहीं, तो m0 हो गया। टाइम आया क्या, नहीं आया, तो t0 हो गया। लेंथ आया है, क्यों, लंबाई चौड़ाई है ऊंचाई हो, सबको मीटर से नापोगे तो ये m के पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको सुधार लेना, m के पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो L के पावर में 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लंबाई को हम उसका विमीय राशि लेंथ से लेते हैं, तो लेंथ इसके पावर में 3 हो जाएगा, तो m0 L3 t0, ठीक है। अब आते हैं हम महत्वपूर्ण टॉपिक में, विमीय सूत्र में। फाइनली देखो विमीय सूत्र के लिए आपको पता है कि मास के लिए हम m लिखते हैं, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए t लिखते हैं। तो जैसे 2 टॉपिक जो आपको पहले क्लियर करना होता है वो होता है आपका चाल और वेग। सबसे पहला चीज तो यही, जब हम जैसे ही हम 11th में पहुंचते हैं तो हमारा बुद्धि खुल जाता है जब पहली बार हम चाल और वेग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है, फर्क बस इतना है कि एक में आपको रेंग कर जाना होगा और एक में आपको उड़ कर जाना होगा, ठीक है। जैसे चाल का मतलब होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी बटे समय समझना, इसको आप समझ सकते हो रेंग के चलना, जमीन को छू कर चलना, ठीक है। और वेग का मतलब होता है विस्थापन बटे समय, मतलब उड़कर चलना। जैसे अगर आप बिलासपुर से रायपुर जा रहे हो, तो अगर आप ट्रेन से जाओगे, बाई रोड देखते हैं, बाई रोड जाओगे तो आपका दूरी जो है वो 110 किलोमीटर है। कितना है, 110 किलोमीटर। लेकिन अगर आप उड़कर जाओगे डायरेक्ट तो आप हो सकता है 80 किलोमीटर ही हो, क्योंकि आप जो रोड इधर मुड़ रहा है उधर मुड़ रहा है, वो सब का लेंथ नापोगे क्या, नहीं। तो एक्चुअल डिस्टेंस कौन सा हुआ इन दोनों में से, दूरी। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है, वास्तविक जो होता है वो दूरी होता है, और जो आभासी होता है वो क्या होता है, विस्थापन, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन में यही डिफरेंस है। ये हमारा बुद्धि 11वीं में खुलता है ये चीज, ठीक है, 11th में खुलता है। मेरा तो वही खुला था भाई, ठीक है। और 10th तक क्या रट वट के निकाल लिए थे ना भाई, 80-90%, समझ रहे हो, तो उस समय बुद्धि नहीं खुले रहता है, ठीक। तो ये मामला समझ में आया कि एक्चुअल डिस्टेंस दूरी को कहते हैं। और आप इसीलिए देखना, आप जो है जब कोचिंग आ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपको पूछा, आपके दोस्त आपसे पूछते हैं कौन से स्पीड से चल रहा है, क्यों, क्योंकि आपको दूरी कवर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए कि कहीं जाने के लिए अब हमको उड़ के जाना हो,
ठीक है, कहीं जाने के लिए कहां से जाना हो, हमको उड़ के जाना हो, तो उस दिन हम स्पीड की बात नहीं करेंगे, उस दिन हम वेलोसिटी की बात करेंगे और उसको कहेंगे क्या, वेग। अब आज नहीं तो कल ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा ही कि उड़ के जाएंगे, है ना भाई, तब हमारा वेग नापा जाएगा कि हमारा वेग कितना है, वेलोसिटी कितना है। ठीक है, जैसे मैं यहां से कोई बॉल फेंकूं तो बॉल का स्पीड नहीं नापेंगे, क्या नापेंगे, वेग नापेंगे, उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है ना, समझ गए मामला। आगे मामला समझ में। तो चाल जो होता है ये दूरी बटे समय होता है, और वेग जो होता है वो विस्थापन बटे समय होता है। दूरी को मीटर से नापा जाता है और विस्थापन को भी मीटर से ही नापा जाता है। क्यों? दूरी को हम मीटर से नाप रहे हैं, टेप लेके, समझ में आ रहा है। विस्थापन भी एक जगह से दूसरे जगह, जैसे यहां पर एक बिंदु है, यहां पर आप हो, ठीक है, यहां पर दूसरा बिंदु है बी, यहां पर आपका कोई दोस्त है, यहां पर तीसरा बिंदु है सी, यहां पर आपका कोई कपटी मित्र है। ठीक है, तो ए से बी की दूरी जो है वो है, क्या हो गया भाई, नहीं, कपटी मित्रों को जिंदगी में रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये दूरी हो गया आपका 4 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ए से सी का जब दूरी पूछा जाएगा तो दूरी आप कैसे लिखोगे, 4 + 3 मतलब 7 किलोमीटर। लेकिन ए से सी तक का जब विस्थापन पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तब आप यहां पे क्या करोगे, एक लाइन बनाओगे। ठीक है, यहां पर ऐसे करके एक लाइन बनाओगे और ए से यहां तक की दूरी निकालोगे। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। 4 × 16 3 × 9 25 हो जाएगा। 25 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो ए से सी तक अगर आपको जाना है तो जब स्पीड पूछेगा या दूरी पूछेगा तो आप 7 किलोमीटर बोलोगे, लेकिन जब विस्थापन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, 5 किलोमीटर। तो ये भी लंबाई हुआ और वो भी लंबाई हुआ। ठीक है, ये विस्थापन भी क्या हुआ, एक तरह का लंबाई हुआ, और दूरी भी क्या हुआ, एक तरह का लंबाई हुआ। इसलिए देखो दोनों को मीटर से नाप रहे हैं। समय में तो कोई डाउट ही नहीं है, समय को सेकंड से ही नापा जाता है। समय को किससे नापा जाता है, सेकंड से ही नापा जाता है। क्लियर है मामला, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए दोनों का विमीय सूत्र सेम है। दोनों में कहीं पे भी मास का बात हुआ है क्या, द्रव्यमान का, नहीं। सिर्फ किसकी बात हुई है, लेंथ और टाइम का। तो लेंथ के लिए L लिख दिए हो और टाइम के लिए T लिख दिए हो। अब बट्टे के नीचे कोई भी रहता है, उसको अगर ऊपर ले चले जाया जाए तो उसका क्या लग जाता है, इनवर्स हो जाता है, वो -1 लग जाता है। अगर बट्टा के नीचे जैसे L/T लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, L/T लिखा हुआ है, तो बट्टा के नीचे जो भी लिखा रहे, ठीक है, जैसे यहां पे भी L/T लिखा हुआ है, तो T को जब बट्टे के ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाता है, T की घात -1। अगर यहीं पर L/T का स्क्वायर लिखा होता तो क्या लिखते, LT, ऊपर क्या जाता, -2। समझ रहे हो। अगर यहीं L/T के घात में 3 लिखा होता तो क्या हो जाता, L बट्टे के ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाता है। एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे -1 क्यों हुआ, -2 क्यों हुआ, बट्टे के नीचे कुछ भी चीज ऊपर आएगा तो उसका घात कैसा हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा उसका पावर। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है x के पावर में -2 लिखा हुआ है, ये माइनस को हटाना है तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर घात से माइनस को हटाना है तो बट्टा के नीचे चला जाएगा। ये चीज जरूरत पड़ता है मैथ्स में, ये जरूरत पड़ता है फिजिक्स में, इसी का उल्टा जरूरत पड़ता है किसमें, मैथ्स में। जब किसी के पावर में माइनस आ गया हो तो फिर अपन क्या करते हैं, नीचे ले चले जाते हैं। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ते हैं जब, है ना। चलो आगे चले। तो ये हो गया हमारा चाल और वेग, मामला समझ में आ गया, चाल और वेग। ठीक, और अरे मिट गया, A B C। आप अपने बाइक पे जा रहे हो भाई, ठीक है ना, बाइक, इस पे जब चलोगे तो A से B जाओगे, B से C जाओगे, तो ये कहलाएगा स्पीड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, स्पीड। लेकिन जब डायरेक्ट A से C जाना चाहो, अब वो उड़ के जाओ, कुछ भी करके जाओ, वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, पहुंचना C तक ही है, लेकिन तरीका दो है। एक एक्चुअल
दूरी नापते हुए, और एक डायरेक्ट पहुंचना। तो जो डायरेक्ट वाला चीज है उसी को विस्थापन कहते हैं, और यही कहलाता है क्या, वेग। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, है ना, रुको क्वेश्चन दूंगा। अब वेग पढ़े हो ना, वेग, तो वेग से संबंधित आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, दो चीजें पढ़नी होंगी, वो पहले पढ़ा देता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। वेग से संबंधित दो तीन चीजें पढ़ा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन दो कि पहले ही क्वेश्चन दे दो। चलो एक क्वेश्चन लिखो पहले। अभी से बनाओगे क्वेश्चन कि आगे चल के बनाओगे? आगे चल के बनाएंगे, आगे चल के बनाते हैं, ठीक है। आगे चीजें हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाना चालू करेंगे तो और भी चीजों का क्वेश्चन बनाना है, सिर्फ इसी का नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो, जब वेग पढ़ लिए, वेग मतलब क्या हुआ, विस्थापन बटे समय। वेग का मतलब विस्थापन बटे समय, लेकिन जब इसमें मास जोड़ दिया जाए, जब इसमें क्या जोड़ दिया जाए, वजन को जोड़ दिया जाए, द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए, ठीक है। अभी समझाने के लिए वजन बोल रहा हूं, समझ लेना भाई, ठीक है। वजन मतलब थोड़ा चीजें बदल जाती है, लेकिन चीज वही है, ठीक है, ग्रेविटी जुड़ जाता है उसमें। तो मास का मतलब जब इसमें संवेग में मास जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, मतलब वेग में जब वेग में जब मास जोड़ दिया जाए, द्रव्यमान जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, संवेग बन जाता है। इसलिए संवेग को द्रव्यमान गुणित वेग कहते हैं, इसलिए संवेग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। और देखो, द्रव्यमान को हम केजी से नापते हैं, और वेग को अभी आप पढ़े मीटर बटे सेकंड। वेग मतलब विस्थापन बटे समय होता है, जिसको आप क्या बोलोगे, मीटर बटे सेकंड। और ये हो जाएगा, देखो यहां पर देखो, किलोग्राम मीटर ऊपर है, तो किलोग्राम के लिए मास होगा, मीटर के लिए एल होगा, क्योंकि मीटर मतलब लेंथ, और सेकंड मतलब टाइम के लिए टी होगा। अब बस टी को ऊपर लेकर आना है, एम एल तो अपने जगह पे है, टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी के पावर में -1 हो जाएगा, टी के पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप त्वरण पढ़ो, जब आप वेग पढ़े तो आप त्वरण पढ़ोगे, त्वरण एक्सीलरेशन, इसको डिनोट करते हैं हम किससे, स्मॉल ए से, और ये होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, सबसे ज्यादा जरूरत इसी का है। और वेग में परिवर्तन अभी आप पढ़े, वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग के लिए वेलोसिटी v पढ़े आप, और समय के लिए सेकंड पढ़े, यहां पर एक लाइन कम है। वेग बराबर क्या होता है, मीटर बटे सेकंड पढ़े ना, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, मतलब मीटर पर सेकंड, और सेकंड के लिए सेकंड ही रहेगा। अब ये सेकंड नीचे आ जाएगा, या इसको ऊपर ले आओ, जैसा भी करना है कर लो, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हो, वेग के लिए अभी आप पढ़े कि क्या होता है, LT-1 होता है ना, या इसको बोल सकते हो L/T बोल सकते हो इंटू टी। तो L अपने जगह पे रहेगा, और T और T दो बार है, तो T के पावर में 2 हो जाएगा, तो ऊपर लाएंगे तो T के पावर में -2 हो जाएगा। या तो डायरेक्ट यहां पर ये लिखा है कि वेग का LT-1 होता है, सेकंड का टाइम का T हो जाएगा, तो T को जब ऊपर लाओगे तो ये -1 है, तो वो -2 हो जाएगा। जिस तरीके से भी समझना हो, दोनों ही तरीके से त्वरण का विमीय जो सूत्र है वो क्या आएगा, LT के पावर में -2 आएगा भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मेन चीज, जिसको हम बोलते हैं फोर्स, और जितना फोर्स लगा लो भाई अब फिजिक्स में, ठीक है। द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान के लिए आप m लिखोगे, और त्वरण के लिए LT-2, अभी जो आप यहां पर पढ़े हो त्वरण का, द्रव्यमान गुणित त्वरण। देखो भाई, बल जो है इसका SI मात्रक क्या है भाई, न्यूटन। इसका CGS मात्रक भी पूछता है एग्जाम में, कि बल जो आप ताकत लगाते हो उसका CGS मात्रक क्या है, डाइन है। और न्यूटन और डाइन के बीच में क्या संबंध है भाई, तो ये संबंध है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है, ठीक है। अब इसको डायन मत पढ़ लेना भाई, ठीक है। क्या होगा, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन, है ना, क्लियर। तो न्यूटन जो है वो SI मात्रक है, SI मात्रक मतलब सभी देशों में जो चल रहा है। और CGS मात्रक याद है, फ्रेंच पद्धति थी, है ना, तो CGS मात्रक डाइन, ठीक है। क्योंकि आज भी हम बहुत सारी चीजों में CGS मात्रक का प्रयोग करते हैं, है ना। कपड़ा लेने गए हैं सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। कुछ सामान खरीदना है तो ग्राम में नापते हैं, जैसे मसाला खरीदना है 100 ग्राम दे दो, 200 ग्राम दे दो, तो CGS पद्धति का यूज कर रहे हैं कि नहीं आज भी हम।
तो अगर आपको पूछा जाए कि न्यूटन और डाइन के बीच में क्या संबंध है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। देख लो भाई, याद रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की घात 5 डाइन होता है। और बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, विमीय सूत्र समझ में आ गया। और जैसे ही हमको बल मिल जाए तो बल को विस्थापन के साथ और बल को समय के साथ जोड़कर देखा जाता है। बल का विस्थापन के साथ जोड़ने पर क्या आ रहा है और बल को समय के साथ जोड़ने पर क्या आ रहा है। ठीक है, बल के साथ समय अगर आ जाए तो और बल के साथ विस्थापन आ जाए तो देखो भाई, ये सब व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मतलब जो मूल मात्रकों से ही उत्पन्न हुए। तो बल के साथ जब विस्थापन आ जाए, बल के साथ जब विस्थापन आ जाए तो इसको काम बोलते हैं। तो जब आप बल के साथ विस्थापन लगाते हो तब आप क्या करते हो, कोई काम करते हो। तो उसको जैसे आप पढ़ने का काम कर रहे हो तो आप बल के साथ क्या लगा रहे हो, विस्थापन लगा रहे हो। बल के साथ क्या लगा रहे हो, ऐसी समझना पड़ेगा। ठीक है, बल के साथ आप विस्थापन लगा रहे हो, पेन चला रहे हो, बल के साथ क्या लगा रहे हो, विस्थापन लगा रहे हो आप। ठीक है, तो बल के साथ जब भी विस्थापन लगाओगे क्या हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। इसी को आप ऊर्जा भी कहोगे, एनर्जी, वर्क या एनर्जी, जिसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो फोर्स, बल का विमीय सूत्र आप अभी पढ़े mL_t-2, और डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन मतलब दूरी, आभासी दूरी, L आएगा, लेंथ आएगा, और L और L क्या हो जाएगा, L के पावर में 2 हो जाएगा। तो mL2t-2 ये इसका विमीय सूत्र होगा। ठीक है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, mL2t-2, ये इसका विमीय सूत्र होगा। क्लियर मामला। अब देखो, इसका वर्क का वो निकालना है आपको, क्या निकालना है, मात्रक, यूनिट क्या होगा। तो फोर्स का न्यूटन होगा और डिस्प्लेसमेंट दूरी का क्या होगा, मीटर। न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जूल। और जूल जो है वो वर्क, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है जूल। ठीक है, और जूल का मतलब न्यूटन मीटर। न्यूटन क्यों, क्योंकि फोर्स मतलब न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीटर होता है। और देखो, जूल तो ऐसा ही मात्रक है, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग। और 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। जैसे 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है, वैसी 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। क्या होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, कि बताइए 1 जूल बराबर कितना अर्ग, जैसे 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, वो तो लोगों को याद रहता है, लेकिन ये अर्ग वाला याद नहीं रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में आ सकता है। मतलब इतने देर से जो भी पढ़ रहे हैं उसमें यही 2 चीज इंपॉर्टेंट था भाई, बस। ठीक है, लेकिन इतना सारा चीज पढ़ना जरूरी है, इतना सब चीज को समझने के लिए। चलो, अब बल के साथ समय, बल के साथ क्या लगा दो आप, समय लगा दो। बढ़े आगे, ये हो जाएगा। पीडीएफ भेज दूंगा, क्या दिक्कत है, नहीं भी लिख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ से लिखना। ठीक है, चलो, बल के साथ जब आप समय को जोड़ते हो, बल के साथ आप किसको जोड़ रहे हो, समय को, तो इसको कहा जाता है आवेग। बल का मात्रक न्यूटन है और समय का मात्रक सेकंड है। तो इस तरह से आवेग का मात्रक क्या होगा, एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या लोगे, न्यूटन सेकंड। ठीक है, इसके अलावा बल का mL_t-2 होता है और समय का t होगा, t के पावर में 1 है। t के पावर में क्या है भाई, 1 है। -2 और +1 क्या हो जाएगा, -2 और +1 को क्या बोलोगे, -1 बोलोगे, बोलोगे ना, वही विमीय सूत्र है भाई, mL_t-1। क्लियर मामला। कैसे बना विमीय सूत्र, समझ में आ गया। आसान है, ये सब पढ़ा हुआ चीज है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस एक बार देखने की जरूरत है, बस इसीलिए ऊपर ऊपर चल रहे हैं, बताए देखते हुए, बिल्कुल। नहीं तो आराम से इसको लिखाते रहता। ठीक है, लेकिन अब इसको लिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा यार। है लिखना, प्रकाश वाला टॉपिक को लिखना, विद्युत वाले टॉपिक को लिखना। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव करेंगे उसको भी लिख लेना, उसका शॉर्ट नोट। चलो आगे बढ़े। तो आवेग समझ में आ गया। देखो, बल को जब विस्थापन के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, काम। बल को जब समय के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आवेग। और जब काम को
समय से भाग दे देंगे, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम समय से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? पावर, शक्ति। ठीक है, हमारे काम को हम किससे भाग दे देंगे? समय से भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर आप कार्य का जो विमी सूत्र था ना वो ml(t-2) था और समय का t होगा, तो ये t ऊपर जाएगा तो t-1 नहीं होगा, और यहां पर -2 है और -1 है, -2 -1 क्या हो जाएगा? -3, तो ये विमी सूत्र हो जाएगा। आगे समझ में कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ml(2) वर्क एनर्जी ml(2) होता है। ठीक है, बचपन में यही तो एक याद रह गया था बस, कार्य का ही। ठीक है, तो कार्य को जब हम समय से भाग दे दें तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा, और पावर का यूनिट होता है वाट। कितना पावर लग रहा है, कितना वाट का पावर है। ठीक है, और देखो कार्य को हम जूल से नाप रहे थे और समय को हम क्या बोल सकते हैं? सेकंड। तो ये वाट का मतलब जूल पर सेकंड होता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि वाट का मतलब क्या, तो वाट का मतलब जूल प्रति सेकंड। वाट का मतलब क्या? जूल प्रति सेकंड। ये आ सकता है एग्जाम में? नहीं आ सकता है, बताओ। ये वाला चीज एग्जाम में आ सकता है। अभी यार एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि शक्ति का सूत्र लिखिए, वो तो ऐसे याद हो गया आपको कि कार्य को जब हम अपने काम को समय से भाग दे देंगे तो हमारे अंदर क्या जनरेट हो जाएगा? शक्ति जनरेट हो जाएगा, और उसको नापेंगे हम किससे? वाट से। लेकिन वाट को और तोड़ोगे तो क्या आएगा? है ना, वाट को और क्या कहा जा सकता है? जूल प्रति सेकंड कहा जा सकता है। ये एग्जाम में आ सकता है। और जैसे आप जानते हो कि हमारे यहाँ मोटर लगा होता है पानी भरने के लिए, लगा होता है, जिसको हम HP कहते हैं कि 1 HP का मोटर लगा है, 2 HP का मोटर लगा है कि ½ HP का मोटर। ये सब पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं यार, ये बताओ पहले। मेरे को लग रहा है कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, हैं? पढ़ाना पड़ेगा ये सब? अब पता होगा तो फिर नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। देखो हमारे घर में HP मतलब जो मोटर लगा होता है ना, उसका पावर हम बोलते हैं कि कितने पावर का मोटर लगा है, तो कई लोग बोलते हैं कि ½ HP का है, 1 HP का है, 2 HP का है। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, जिसको अश्व शक्ति कहते हैं, और 1 HP का अगर मोटर लगा है मतलब कितने वाट का मोटर लगा हुआ है? 746। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि 1 HP बराबर कितना वाट? तो 746 वाट। कितना वाट? 746 वाट। याद रहेगा? ठीक है, तो जब कार्य को समय से भाग दे दिए तो क्या बन गया? शक्ति बन गया। ठीक है, कार्य को समय से भाग दे दिए तो क्या बन गया? शक्ति बन गया। और शक्ति को जब समय के साथ जोड़ दोगे, शक्ति के साथ जब समय लगा दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर समय को आप इधर भेजोगे तो गुणा में नहीं आ जाएगा, इसको भी याद रखना है। ठीक है, शक्ति को साथ जब समय लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? काम बन जाएगा आपका। ठीक, बस जो आपके अंदर पावर है उसको समय दे दो, आपका काम बन जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। तो यही फिजिक्स वाला रूल लगाना है। ठीक है, तो सिलेक्शन लेने के लिए काम करना होगा, और काम करने के लिए अपने पावर के साथ क्या लगाना है? आपको समय लगाना है, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो इसमें जो भी लगे नोट करते जाना साथ में। ठीक है, चलो दाब पे आ जाते हैं। प्रेशर पढ़े थे अभी हम लोग। वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? अभी पढ़ाया हूं भाई, बैरोमीटर। और गैसों का दाब? मैनोमीटर। ठीक, तो वैसे ही यहां पर दाब, जब आप जो ताकत लगा रहे हो वो किसी एरिया पे लगा रहे हो, किसी क्षेत्रफल पे लगा रहे हो। जैसे ये मेरा हाथ है, मैं इस पे ताकत ऐसे लगा रहा हूं, तो जितने एरिया पे ताकत लगा रहा हूं, ठीक है, जैसे ही मेरे हाथ का जो ताकत है वो मैं इस एरिया पे लगाऊंगा तो इस पे क्या पड़ेगा? दबाव। और इसी को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं या प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर। ठीक है, दाब कहते हैं या इसी को क्या कहते हैं भाई? प्रेशर कहते हैं। आया समझ में? जो ताकत है, जो फोर्स है, जो बल है, उसको जितने एरिया पे लगाओगे
तो जैसे ही उस एरिया पे जब उस ताकत को लगाओगे तो क्या लगा रहे हो आप, दबा रहे हो उसको, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, दबाव मतलब दाब कहलाएगा। और बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल आप मीटर स्क्वायर पढ़े हो, अभी पढ़े हो। बल जो है वो न्यूटन होता है और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बल का विमीय सूत्र यार देखो, बल द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, क्षेत्रफल मीटर इंटू मीटर होता है। द्रव्यमान के लिए केजी लिखोगे, त्वरण के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण। जैसे वेग मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। केजी के लिए केजी लिखे रहोगे, एम और एम देखो एक कट जाएगा, कटेगा, ये मीटर मीटर नहीं कट जाएगा भाई, सेकंड का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, आ गया, तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर। और यहीं से आप क्या बना लोगे, यहीं से आप इसका विमीय सूत्र बना लोगे, ठीक है। केजी के लिए मास के लिए एम लिखोगे, मीटर मतलब लेंथ के लिए एल लिखोगे, सेकंड मतलब टाइम के लिए टी लिखोगे। तो एम अपने जगह पे रहेगा, एल ऊपर आ रहा है तो एल के पावर में -1, सेकंड या टी जो है टी का स्क्वायर ऊपर आ रहा है तो टी के पावर में -2, ठीक है। तो इसको याद रखना, दाब के लिए नहीं, उसके लिए खास करके पूछा जाता है, दाब के लिए तो नहीं पूछता है उतना, आगे चल के पढ़ेंगे, बता रहा हूँ एक मिनट। उसके लिए एग्जाम में कई बार पूछता है तो वो ना आंसर टिक करने में बहुत दिक्कत होता है उसका। चलो आगे आएगा क्वेश्चन में, तब देख लेना, कहीं तो है, मिल नहीं रहा है अभी, पर वो आता है एग्जाम में, इसी में है, आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है, पढ़ेंगे उसको। इसका दाब का याद रखना, केजी पर मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या है भाई, मात्रक है, और उसका विमीय सूत्र वो रहा, ठीक है, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। या यहीं पे एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है आपको, देखो एग्जाम में पूछेगा दाब का मात्रक बताइए, तो या तो आपका ऑप्शन में ये दिया रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये नहीं दिया रहेगा तब एग्जाम में जो है इसको आंसर लेना रहता है, केजी पर मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो वहां पे एग्जाम में गलती होता है हमसे, मतलब वहां पे एग्जाम में दिमाग खराब हो जाता है कि हम दाब का क्या पढ़ कर आए हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कुछ उटपुटांग सा चीज दिया हुआ है, ठीक है, तब इसको निकालना पड़ता है, ठीक है, और निकाल के फिर हम यह एक अदिश राशि है, और अगला लाइन लिखो, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। याद रखना, दूरी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है, दूरी का मान सदैव क्या होता है भाई, धनात्मक होता है। लिख लिए। अगला लिखो विस्थापन, ठीक है, अगला पॉइंट लिखो विस्थापन। देखो प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है,
यह एक सदिश राशि है। अगला पॉइंट, विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य भी हो सकता है। ठीक है, देखो चाल और विस्थापन में क्या डिफरेंस है वो मैं समझा दिया हूं, है ना, आपको यहां पे लिखवा भी दिया हूं कि दूरी जो है वो कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होगा। कूट में क्वेश्चन आएगा तो समझ लेना। और विस्थापन जो है वो जीरो भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है ना, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी हो सकता है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आ गया साइंस। तो अभी हम लोग यही पढ़े, क्या पढ़े हम लोग कि दूरी जो होती है, दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ये एक अधिक राशि है और दूरी सदैव हमेशा क्या होगी, धनात्मक ही होगी। ठीक है, वहीं पर विस्थापन भी की बात करें तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है, क्योंकि विस्थापन मतलब डायरेक्शन बताना होगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप। ठीक है, तो इसलिए ये सदिश राशि है और विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सब हो सकता है। देखो अभी फॉर्मूला हम पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। दूरी को आप मीटर से नापते हो और समय को सेकंड से, वैसे विस्थापन को भी आप मीटर से नापते हो और समय को सेकंड से नापते हो। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु बिंदु ए से ई तक पहुंचने में 2 सेकंड का समय ले तो उस वस्तु की चाल और वेग क्या होगी। चलो डायग्राम बना रहा हूं, देखो यहां पर ए है, ए से आप जाओगे बी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखो भाई, आगे बढ़ेंगे। सी, डी और डी के बाद आएगा ई। ठीक है, तो ए से ई तक यदि कोई वस्तु ए से ई तक पहुंचने में 2 सेकंड का समय ले रही है, ए से ई तक की लंबाई लिख देता हूं मैं आपको। यह है आपका 3 किलोमीटर, यह है आपका 4 किलोमीटर, ये फिर से आपका 3 किलोमीटर और ये वाली लंबाई 4 किलोमीटर है। मतलब ए से बी तक की दूरी 3 किलोमीटर है, बी से सी तक की दूरी 4 किलोमीटर है, सी से डी तक की दूरी फिर से 3 किलोमीटर है और डी से ई तक की दूरी 4 किलोमीटर है। तो आपको दूरी और क्या निकालना है, वेग निकालना है। बताओ भाई, और ए से ई तक जाने में समय कितना लग रहा है भाई, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए से ई तक जाने में समय लग रहा है आपका 2 सेकंड। चलो देखते हैं कितने लोग इसको बना पा रहे हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब इसको नहीं बना पाए तो क्या बनाए भाई, बहुत मार खाओगे अगर ये नहीं बना तो। और साइंस वाले हो बोलोगे, होता है बहुत मारूंगा, बता रहा हूं अगर ये नहीं बना तो। सात और चार क्या, यूनिट भी बताना पड़ेगा। हाँ देखो, हाँ ठीक है, मीटर पर सेकंड बोलोगे ना यार, यूनिट। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और दूरी मतलब वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है। और वास्तविक मतलब ए से बी 3 है, फिर बी से सी 4 है, सी से डी फिर से 3 है और डी से ई फिर से क्या है 4 है। और समय कितना लग रहा है भाई, 2 सेकंड। ठीक है, और ये दूरी किलोमीटर में, तो किलोमीटर पर सेकंड आएगा यूनिट, है ना भाई। तो देखो 4 3 7 और 4 3 7 कितना हो जाएगा 14, है ना। और 14 बटे 2, ठीक है, यहां पे लिखूं 14 बटे 2 और 14 बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा 7। दूरी किस में है, किलोमीटर में है और समय सेकंड में है, तो 7 किलोमीटर पर सेकंड आएगा आंसर।
वहीं पर जब वेग की बात करें तो वेग में समय तो हमको पता है कि समय कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है, लेकिन विस्थापन समझना है कि विस्थापन कितना हुआ। तो आप यहां पे समझो विस्थापन का मतलब अब, ठीक है। देखो विस्थापन का मतलब होता है ए पॉइंट से आपको ई पॉइंट तक जाना है, तो ऐसे घूम कर नहीं जाना होता, डायरेक्ट जाना होता है। मतलब यहां से डायरेक्ट आपका ई तक का लंबाई कितना है। विस्थापन का मतलब होता है ए से ई आप क्या करोगे, डायरेक्ट कहां जाओगे भाई, डायरेक्ट जाओगे। तो देखो ये 4 है, ये 4 है, और ये कितना होगा, जितना ये होगा। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर, और 4 कितना हो गया, 8 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हुआ, 4 + 4 कितना, 8 किलोमीटर, और 8/2 कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो विस्थापन आया 4 किलोमीटर पर सेकंड, चाल आया आपका कितना, 7 किलोमीटर पर सेकंड। दूरी किलोमीटर में दिया हुआ था इसलिए हमने किलोमीटर लिखा है, समय सेकंड में दिया हुआ था इसलिए हमने सेकंड में लिखा हुआ है। अब बताओ यहां पे मामला क्लियर है कि नहीं, बोलो। विस्थापन और विस्थापन और दूरी समझ में आ गया। चाल और वेग क्या होता है ये समझ में आया, चाल क्या चीज होती है और वेग क्या होता है। ठीक है, पहला दिन का यही वो रहता है, पहले दिन हमको यही समझना होता है कि चाल या वेग क्या है। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजों पे हम चलते हैं, ठीक है, क्योंकि गति के समीकरण से आधारित जो प्रश्न है वो कल बनाएंगे हम। त्वरण को पढ़ेंगे मतलब गति के समीकरण पढ़ना होगा, और उससे संबंधित आप प्रश्न बनाएंगे तो उसका प्रश्न मेरे को लेके आना पड़ेगा, तब तो बना पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको पढ़ाता हूं इंद्रधनुष के बारे में। ठीक है, अच्छा ये बताओ इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। तो प्राथमिक इंद्रधनुष का कलर कैसा होता है, ऊपर कौन सा कलर होता है, नीचे कौन सा कलर होता है, ठीक सही। प्राथमिक इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर लाल होता है और नीचे बैंगनी होता है, बस इतना ही जानना था, बाकी तो अब कॉन्सेप्ट समझो सीधा। ठीक है, ये देखो भाई इंद्रधनुष जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो जो आप विबग्योर पढ़े हो ना बचपन से, वो द्वितीयक इंद्रधनुष है। ठीक है, जो आप विबग्योर पढ़ते हो ना, है ना, बैजानी हैप्पी नाला ऐसे नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो ना भाई, बैंगनी, जामुनी, नीला, है ना, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये नहीं पढ़े हो। तो जो आप विबग्योर पढ़ते हो वो एक्चुअल में कैसा इंद्रधनुष है भाई, द्वितीयक इंद्रधनुष है। और अगर उसको उल्टा कर दो तब आपका बनेगा प्राथमिक इंद्रधनुष, तब आपका क्या बनेगा, प्राथमिक इंद्रधनुष। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताइए प्राथमिक इंद्रधनुष का बाह्य कलर कौन सा है, प्राथमिक इंद्रधनुष में आंतरिक कलर कौन सा है, वैसे ही द्वितीयक इंद्रधनुष का बाह्य कलर कौन सा है और द्वितीयक इंद्रधनुष का आंतरिक कलर कौन सा है। एक कलर जो दोनों में चेंज नहीं होता वो है ग्रीन। चाहे प्राथमिक इंद्रधनुष हो चाहे द्वितीयक इंद्रधनुष हो, कलर सेम रहेगा, बीच का कलर ग्रीन हमेशा बीच में ही रहेगा। इस कलर का जगह चेंज नहीं होता है। कहां भाग रहे हो भाई इतना जल्दी, अभी भागना नहीं है। चलो तो एंगल लिख लिया, इसका लिख लिए, बाह्य एंगल, आंतरिक कलर। ठीक है, इसका बाह्य जो एंगल होता है वो 42 डिग्री 8 मिनट का होता है, वैसे ही आंतरिक जो है वो 40 डिग्री 8 मिनट का होता है। वो ये दोनों को याद रखना, 50 डिग्री 8 मिनट और वो 54 डिग्री 52 मिनट, बस वो थोड़ा अलग है ना, 40 42 50 54 ऐसे करके याद रखना, अगर आ जाता है थोड़ा डीप क्वेश्चन बनता है तो। इसके अलावा इंद्रधनुष में क्या याद रखना है कि इंद्रधनुष हमेशा जो है सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, इंद्रधनुष हमेशा कहां दिखाई देगा, सूर्य के विपरीत। मतलब अगर सूर्य पूर्व में है तो इंद्रधनुष किधर दिखाई देगा, पश्चिम में। अगर सूर्य पूर्व में है तो इंद्रधनुष किधर दिखाई देगा, पश्चिम में दिखाई देगा। और वैसे ही
अगर दोपहर के 12 बजे चलो, तो याद रखना कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के किस टाइप दिखाई देता है, किस तरफ, विपरीत दिशा में। अगर सूर्य पूर्व में है तो इंद्रधनुष किधर दिखाई देगा, पश्चिम की ओर, है ना। सूर्य अगर पूर्व दिशा में है तो इंद्रधनुष किधर दिखाई देता है, पश्चिम की ओर दिखाई देता है। और अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो सूर्य सीधा हमारे सिर के ऊपर रहता है। तो इंद्रधनुष दिखाई देगा कि नहीं, नहीं देगा, इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा आपको प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में कुछ समझना होगा। अपवर्तन पढ़े हो, रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब दो अपवर्तन हो और एक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ये एग्जाम में आ सकता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, दो अपवर्तन, दो परावर्तन, या तो दो अपवर्तन एक परावर्तन। तो याद रखना, दो अपवर्तन एक परावर्तन या परावर्तन की जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो जाए तो प्राथमिक बनेगा। लेकिन अगर दो अपवर्तन दो परावर्तन हो जाए तो हमेशा द्वितीयक इंद्रधनुष ही बनेगा, सेकेंडरी रेनबो ही बनेगा, ठीक है। इसको याद रखना है। अगर दो दो का मामला हो तो दो दो का मतलब द्वितीयक याद रखना है। बहुत पानी पीते हैं सर जी आप, पानी नहीं पीऊंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे भाई, है? पानी पी पी के पढ़ाता हूं मैं, पता है 3-4 घंटे में तो 2-4 लीटर हो ही जाता है पानी। एनर्जी चाहिए ना, गला सूखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी रेनबो मतलब दो अपवर्तन एक परावर्तन, और सेकेंडरी रेनबो का मतलब होता है दो अपवर्तन दो परावर्तन, ठीक है। दो अपवर्तन दो परावर्तन, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया क्या कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। सूर्य अगर पूर्व में है, सूर्य कहां है भाई, सूर्य अगर पूर्व में है तो इंद्रधनुष किधर होगा, पश्चिम में होगा। दोपहर में 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। ऐसे में प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है। कारण इसका यही है कि प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है वर्षा की बूंदों में, इसलिए इंद्रधनुष हमेशा हमें दिखाई नहीं देता है। एग्जाम में यह क्वेश्चन बन सकता है एक कि परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्राकृतिक उदाहरण क्या है इसमें से, तब आपको आंसर टिक करना होता है इंद्रधनुष, ठीक है। परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्राकृतिक उदाहरण क्या है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप क्या आंसर लेते हो, इंद्रधनुष, ठीक है। आंसर क्या लोगे, इंद्रधनुष। चलो, तो इंद्रधनुष का टॉपिक कंप्लीट, इतना ही पढ़ना था हमको किसमें, इंद्रधनुष में। क्लियर। अगर आपको प्राकृतिक उदाहरण पूछ ले किसका, परावर्तन का, अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, एग्जाम में आंसर आपको टिक करना होगा इंद्रधनुष, ठीक है। अगर आपको दोपहर के 12 बजे पूछेगा तो इंद्रधनुष का नहीं बनता है, याद रखेंगे। और हमेशा इंद्रधनुष विपरीत दिशा में, सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में बनता है, ये याद रखना होगा, ठीक है। हमेशा इंद्रधनुष जो है सूर्य के दिशा के विपरीत दिशा में बनता है, ये याद रखना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये नोट हो गया। चलो कलर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अगर आप एग्जाम में पूछा जाए कि प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना रेड, ब्लू और ग्रीन, RBG। रेड, ब्लू और ग्रीन जो है ये प्राकृतिक रंग होते हैं, और इन प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस में होता है, तो RGB,
इसका प्रयोग कलर टीवी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कलर टीवी में आरजीबी का प्रयोग किया जाता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। याद रखना, रंगीन टीवी में प्राथमिक कलरों का प्रयोग किया जाता है। जब दो कलर को मिला दें, दो प्राथमिक कलर को मिला दें तो द्वितीयक कलर बनता है। क्या बनता है? द्वितीयक कलर। जैसे आप रेड और ब्लू को मिलाओगे तो द्वितीयक कलर क्या बनेगा? मैजेंडा। ठीक है, रेड और ब्लू को मिलाने से क्या बनेगा? मैजेंडा। तो बताओ रेड और ग्रीन को मिलाने से क्या बनेगा? पीला। रेड और ग्रीन को मिलाने से क्या बनेगा? पीला बनेगा। वैसे ही ग्रीन और ब्लू को मिलाने से क्या बनेगा? नीला बनेगा, या पीकॉक कलर बनेगा। पीकॉक नीला या सियान कलर बोलते हैं इसी को। ठीक है, याद रखना इसको। देखो याद रहेगा, बताओ। तो रेड ब्लू ग्रीन या रेड ग्रीन ब्लू, अगर दो प्राथमिक कलर को मिला दिया जाए तो कौन सा कलर बनेगा? द्वितीयक कलर बनेगा। ठीक है, द्वितीयक कलर बनेगा। ठीक है, और वो द्वितीयक कलर याद रखना है। अब ये वाला जो डायग्राम बनाओगे ना तो याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम में भी तुरंत बना सकते हो ये डायग्राम, रेड ग्रीन ब्लू, पीला मैजेंडा सियान, ऐसा करके तुरंत बन जाएगा। अब ये प्राथमिक कलर है, प्राइमरी, ये द्वितीयक कलर है। देखो यहाँ पे, चलो रेड से शुरू करते हैं। ये रेड प्राथमिक कलर है और इसके सामने ये कौन सा कलर है भाई? द्वितीयक कलर है। तो एक प्राथमिक कलर और एक द्वितीयक कलर को मिला दें तब बनेगा आपका सफेद। एक प्राथमिक कलर के साथ उसके सामने वाला द्वितीयक कलर को मिला दो तो क्या बनेगा? सफेद। अब देखो ब्लू के साथ किसको मिलाओ तो सफेद बनेगा? पीला। ग्रीन के साथ किसको मिलाओ तो सफेद बनेगा? मैजेंडा। समझ गए? एक प्राथमिक और उसके सामने का द्वितीयक कलर अगर मिला दो आप तो क्या बनेगा? सफेद कलर बनेगा। याद रखेंगे, याद रहेगा। एक प्राथमिक और उसके सामने का आप क्या कर रहे हो भाई? द्वितीयक कलर मिला रहे हो तो क्या बन जा रहा है? सफेद बन रहा है। इसके अलावा लाल कमल को या लाल गुलाब को आप हरे कांच में देखोगे तो कौन सा कलर दिखेगा? काला दिखेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लाल कमल को, ठीक है, किसको? लाल कमल को या गुलाब को आप हरे कांच में देखते हो तो क्या दिखता है? तो काला कलर का दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रंग से संबंधित चीजें, है ना, कलर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक, कलर हो गया। कलर से संबंधित चीजें भी समझ लिए। जो लिखना है वो बता दे रहा हूं। ये यहाँ पे ये लिखना था आपको। क्या क्या लिखना था? पहला, प्राथमिक कलर कौन से होते हैं? तो आरजीबी, ये प्राथमिक कलर होते हैं। प्राथमिक कलर का प्रयोग कहाँ होता है? तो रंगीन टीवी में होता है। इसके अलावा दो प्राकृतिक कलर को मिला दें, है ना, तो क्या बन जाता है? द्वितीयक कलर बनता है। जैसे आपने किसको मिलाया? रेड ग्रीन को मिलाया तो पीला बनेगा, रेड ब्लू को मिलाया तो मैजेंडा, ग्रीन ब्लू को मिलाया तो सियान कलर। अब देखो यार, ये यहां से पढ़ोगे ना तो क्या हो जाएगा? रटने वाला चीज हो जाएगा। और डायग्राम से पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये लिख भले इधर दिए हैं लेकिन आपको डायग्राम से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, यही चीज अभी पढ़े। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि एक प्राकृतिक और उसके सामने का क्या मिला दें? हम द्वितीयक कलर को मिला दें तो क्या बन जाता है? सफेद बन जाता है। जैसे रेड के सामने का जो सियान था उसको मिलाने से सफेद बनेगा, ब्लू के सामने पीला था उसको मिलाने से सफेद बनेगा, और ग्रीन के सामने मैजेंडा था उसको मिलाने से सफेद बनेगा। और ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लाल कमल या गुलाब को अगर हरे कांच में देखा जाए तो वो गुलाब कौन से कलर का दिखेगा? तो काला कलर का दिखता है ना। ट्राई करके देख लेना, कौन से कलर का दिखेगा? ये काला कलर का दिखेगा।
ठीक है, चलो बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आ गए भाई सबके सब, चलो अच्छी बात है। इनको लगा क्लास खत्म हो गया है, ठीक है। चलो पलायन वेग के बारे में पढ़ते हैं। पलायन वेग सुने हो? हाँ, एस्केप वेलोसिटी कितना कितना होता है बताओ सूर्य के लिए? देखो पलायन वेग किसको कहते हैं कि वो न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो वापस नहीं आएगा, वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और वापस नहीं आएगा। वो कहां चले जाएगा? अंतरिक्ष में चला जाएगा। उस स्पीड को कहते हैं पलायन वेग। अब हमारे हाथ में इतना ताकत नहीं है, नहीं तो उसमें देखना, उसमें जादू मूवी में, जादू पिक्चर है, कौन सा पिक्चर है? वही है। अरे उसी में वो जादू जो रहता है वो फुटबॉल को मारता नहीं है, वो मारता है कोई और मारता है, ऋतिक रोशन मारता है भाई, तो किधर चले जाता है? बाहर। तो वो स्पीड है पलायन स्पीड, ठीक है, पलायन वेग या पलायन चाल, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज ऐसा है जिसको ऊपर फेंकना है लेकिन वो वापस मत आए, अंतरिक्ष में चला जाए, तो ऐसे स्पीड को हम पलायन एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड भी कहते हैं। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब वहां पे जो लावा फूट रहा है अगर वो 42 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो गया उसका स्पीड, तो वो फिर आ जाएगा भाई अंतरिक्ष में, समझ रहे हो? वहां से फूट के फिर किससे टकराएगा पता नहीं, ठीक। पृथ्वी पर कोई भी वस्तु को अगर जैसे अंतरिक्ष, जैसे हमारे जो इसरो है, इसरो का नाम सुने होंगे आप, ये लोग क्या करते हैं? उपग्रह भेजते हैं। मिसाइल का काम डीआरडीओ का है भाई, ठीक है। इसरो का काम उपग्रह भेजना है, सैटेलाइट, ठीक है। तो सैटेलाइट भेजने के लिए ये लोग रॉकेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो रॉकेट जो है ना उसके स्पीड को वो कहां तक लेकर जाते हैं? यहां तक 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतना ईंधन जलाते हैं कि स्पीड कितना हो जाए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्या अभी नए लोग फॉर्म भर सकते हैं? ऐसा कोई ऑप्शन तो अभी नहीं है, है ना। बाकी अगर ऑप्शन दे देते हैं 9 तारीख को तो देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिल भी सकता है और नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जब एग्जाम आएगा तो देख लेना, और भी एग्जाम आएंगे तो। चंद्रमा पे रहकर पलायन वेग का मान कितना होगा? 2.37, ठीक है। यहां पर से पलायन वेग का मान कितना होगा? 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये एग्जाम में आ सकता है आपका, ठीक है, कि सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी के लिए कितना होता है, चंद्रमा के लिए कितना होता है, ठीक है। पलायन वेग जो है वो कक्षीय चाल, जैसे पृथ्वी अपने कक्षा में घूम रहा है, उसकी जो स्पीड है उसका √2 होता है, मतलब 41% ही होता है, ठीक है। ये एग्जाम में हो सकता है आ सके, लेकिन फॉर्मूला है बस, ठीक है। चलो इतना ही है। पलायन वेग मतलब √2 इंटू कक्षीय चाल होता है। मतलब अगर पृथ्वी जो चक्कर लगा रहा है अगर उसका स्पीड 41% बढ़ जाए तो फिर वो सूर्य का चक्कर नहीं लगाएगा भाई, वो अंतरिक्ष में कहाँ घूम जाएगा पता नहीं। मतलब अभी पृथ्वी का जो स्पीड है उसकी जो कक्षीय चाल है वो अगर 41% बढ़ जाए तो वो उसका मान कितने तक आ जाएगा? पलायन वेग के मान के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो कहाँ निकल लेगा पता नहीं, समझ गए? हाँ, वैसी कोई उपग्रह है उसका भी अगर स्पीड 41% बढ़ जाए, है ना, 41% से ज्यादा हो जाए, जैसे चंद्रमा का ही स्पीड जो है वो 41% से ज्यादा हो जाए, तो फिर वो रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाएगा, वो पता नहीं किसका चक्कर लगाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया पलायन चाल से संबंधित चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, जब हमको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे?
डायनेमो। और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बनाना हो उल्टा तो, है ना, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी से हम विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं तो डायनेमो, और विद्युत ऊर्जा से फिर यांत्रिक ऊर्जा। जनरेटर का प्रयोग उसके लिए नहीं होता यार, जनरेटर का प्रयोग जो है वो जनरली रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए होता है, केमिकल को विद्युत में बदलता है जनरेटर जो है। ये देखो, जब हमको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना हो, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, तब हम डायनेमो का प्रयोग करते हैं। और अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना हो तब हम मोटर का प्रयोग करते हैं। बिजली दोगे मोटर को, मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिलेगा, वो काम नहीं करने लगेगा, समझ गए। तो जब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डायनेमो का। और जब हमको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना हो तो उल्टा करना हो तो मोटर चाहिए हमको। क्या चाहिए, मोटर। वैसे ही प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है उसको हमको विद्युत में बदलना है तो हमको क्या जरूरत पड़ता है, सोलर सेल। लेकिन यही उल्टा करना हो, विद्युत से हमको प्रकाश चाहिए तो क्या करते हैं हम, विद्युत बल्ब जलाते हैं। बिजली दोगे प्रकाश मिलेगा, बिजली दोगे तो क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो, लाउड स्पीकर को देखो। आप बिजली देते हो, क्या मिलता है, ध्वनि मिलता है। लेकिन जस्ट उल्टा करना हो, ध्वनि से बिजली निकालना हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं। ये दोनों याद रहे, जस्ट अपोजिट है। इसके बाद मोमबत्ती, मोमबत्ती केमिकल रहता है उसमें, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करने के लिए, जैसे मोमबत्ती जलाओगे तो क्या मिलता है हमको, लाइट मिलता है, विद्युत थोड़ी ना मिलता है। तो मोमबत्ती हो, विद्युत सेल हो, बैटरी हो, बड़ा बैटरी हो, ठीक है, ये सब रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा करते हैं। लेकिन जो बड़ा बैटरी या इन्वर्टर होता है ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी बदलता है। जैसे ये लोग विद्युत ऊर्जा में नहीं बदल सकते, लेकिन जो बड़ा बैटरी है या इन्वर्टर है वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा रासायनिक ऊर्जा को। तो जब रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के लिए पूछेगा तो आप क्या आंसर लोगे, मोमबत्ती, विद्युत सेल या बैटरी, छोटा वाला। लेकिन अगर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के लिए पूछेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन सा उपकरण है, तो बड़ा बैटरी या क्या लेंगे हम आंसर, उपकरण, इन्वर्टर, है ना। कौन सा उपकरण लेंगे, इन्वर्टर लेंगे। आगे मामला समझ में, ठीक है भाई। तो कल क्वेश्चन बनाएंगे, कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, गति के समीकरण का। तो गति के समीकरण से संबंधित चीजें अगर आपको पढ़ के आना हो तो पढ़ के आना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं ना। देखो पलायन वेग तो हम पढ़ चुके, अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स या एडहेसिव फोर्स। देखो ससंजक बल क्या होता है, तो जब दो समान अणु के मध्य जो बल लगे, है ना, सेम जो दो समान अणु के मध्य लगने वाले बल को हम ससंजक बल कहते हैं। जैसे समान अणु मतलब समझना, पानी और पानी, ठीक है, पानी और पानी, जैसे पानी और पानी के बीच में अगर बल लग रहा है, ठीक है, तो इसको आप ससंजक बल कहोगे। लेकिन आप एक गिलास ले लो और इसके अंदर क्या भर दो भाई, इसके अंदर आप पानी भर दो, तो ये पानी जो है गिलास में चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। ये पानी और कांच के बीच जो है क्या लग रहा है, असंजक बल लग रहा है। तो असमान हो गया, जैसे पानी का अणु अलग हो गया, ग्लास मतलब कांच का अणु जो है वो अलग हो गया, तो इसके बीच जो बल लगेगा वो असंजक बल लगेगा। ठीक है, तो ससंजक बल और असंजक बल एग्जाम में अगर आ जाए कि बताइए कि दो समान अणु के बीच में कौन सा बल लगता है, तो आप आंसर लोगे ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और अगर दो समान अणु नहीं है, अलग अलग प्रकार का चीज है, जैसे एक तरफ पानी है तो कहीं कांच है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, तो असंजक बल लगेगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में, तो समझना, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताइए अगर असंजक बल का मान ज्यादा है ससंजक से, ठीक है, तो पानी कांच में पानी चिपकेगा या नहीं चिपकेगा, या फिर क्वेश्चन ये आ जाए कि अगर ससंजक बल का मान ज्यादा है असंजक से तो पानी चिपकेगा या नहीं चिपकेगा। ठीक है, तो याद रखना, जब असंजक बल का मान ज्यादा होता है ससंजक से, तब पानी कांच में चिपक जाता है।
ठीक है। असंजक बल का मान ज्यादा होता है किससे? ससंजक से। जब असंजक बल, ये कौन सा बल है भाई? एडहेसिव फोर्स है, असंजक बल है, इसका मान जब ज्यादा होता है किससे? ससंजक से, इसीलिए पानी जो है ग्लास में चिपकता है, ठीक है। लेकिन आप एक थर्मामीटर देखे होगे आप, ठीक है, आप थर्मामीटर देखे होगे, बताएं थर्मामीटर, आप देखना इस थर्मामीटर में क्या रहता है? पारा होता है, पारा है ना, मरकरी। तो पारा जो है वो ग्लास से नहीं चिपकता, क्यों? उसका कारण यह है कि पारा और पारा मतलब पारा के जो अणु होते हैं, ठीक है, पारा जो होता है इसके जो अणु होते हैं इसमें ससंजक बल बहुत ज्यादा होता है ना। इसके अणु का ससंजक बल जो है, ससंजक बल मतलब एक ही प्रकार के जो अणु होते हैं। तो पारे का जो अणु होता है, जितना भी पारा इसमें भरा हो उसका ससंजक बल का मान ज्यादा होता है। तो जब ससंजक बल का मान ज्यादा हो तो वो अणु सामने वाले दूसरे किसी अणु से नहीं चिपकता। जैसे ये कांच है ना, ये क्या है भाई? कांच है। तो मामला समझ में आ रहा है? जब असंजक बल का मान ज्यादा हो तो चीजें चिपकेंगी, इसीलिए पानी ग्लास में चिपकता है, क्योंकि वहां पर पानी और पानी के बीच का मान जो है, बल जो है वो कम होता है। लेकिन पारा और पारा के बीच का जो अणु है उसमें बल ज्यादा हो जाता है ना। और जब ससंजक बल ज्यादा हो तो चीजें नहीं चिपकती, इसीलिए पारा जो है वो कांच में नहीं चिपकता है, ठीक है। इसीलिए पारा जो है वो कांच में नहीं चिपकता है। मामला समझ में आया? ससंजक बल और असंजक बल मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो ससंजक बल मतलब समझ में आया कि जब ससंजक बल का मान ज्यादा हो, ठीक है, तो उसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया कि जब ससंजक बल का मान ज्यादा हो तो एक अणु दूसरे प्रकार के अणु से नहीं चिपकेगा। लेकिन असंजक बल का मान ज्यादा हो, एग्जांपल से ही समझो, असंजक बल का मान ज्यादा है इसीलिए पानी कांच में चिपकता है। और अगर ससंजक बल का मान ज्यादा है, अगर पानी और पानी के अणु के बीच का मान ज्यादा होता ना उनके ससंजक बल का, तो वो नहीं चिपकता, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो ये समझना, पारा और कांच को आप इससे समझ सकते हो कि पारा के बीच में ससंजक बल ज्यादा होता है इसलिए वो नहीं चिपक रहा है, और पानी कांच में इसीलिए चिपकता है क्योंकि वहां पर ससंजक बल का मान कम होता है, असंजक बल का मान ज्यादा होता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछेगा कि पारा जो है वो कांच में क्यों नहीं चिपकता? एक ही आंसर है, ससंजक बल ज्यादा है। और पानी कांच में क्यों चिपकता है? तो एक ही आंसर है, असंजक बल ज्यादा है, ठीक है। आया मामला समझ में? चलो, ऐसे ही हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं, पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, ठीक है, पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। तो पृष्ठ तनाव आप देखना, अगर एक तेल का बूंद लोगे और एक पानी का बूंद लोगे तो पानी का बूंद फैल जाता है लेकिन तेल का बूंद नहीं फैलता, ठीक है। अब इसी को समझते हैं। जैसे आप, एक नाली है, ये नाली है, नाली में पानी बह रहा है, ठीक है। तो आप देखना जो मच्छर होते हैं, मच्छर, ठीक है, मच्छर लोग अपना क्या लार्वा निकालते हैं, ठीक है, मच्छर का जो लार्वा होता है, ठीक है, ये जब तक पानी के ऊपर है ये पनपेंगे, लेकिन पानी के अंदर चले जाएंगे तो मर जाएंगे। तो क्या होता है, पानी का जो सरफेस टेंशन होता है, ये जो सरफेस टेंशन जो तीन तरफ से लगता है पानी का, ये सरफेस टेंशन मच्छर का जो लार्वा होता है उसको नीचे जाने नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं कि मच्छर के लार्वा जो है वो क्या हो जाए, मर जाए, क्योंकि वो पानी के अंदर चला जाएगा तो मर जाएगा। तो इसीलिए देखना क्या किया जाता है, मिट्टी तेल का छिड़काव किया जाता है, केरोसिन ऑयल मिलाया जाता है, क्यों? ताकि पृष्ठ तनाव कम हो जाए। याद रखना, केरोसिन ऑयल, याद रखना, मिट्टी तेल मिलाने से, मिट्टी का तेल मिलाने से पृष्ठ तनाव क्या होता है भाई? तो पृष्ठ तनाव कम होता है। और पृष्ठ तनाव जब कम होता है तो पानी के बीच का जो ससंजक बल है वो कम होगा, तो वो टूटेगा। तो जब वो टूटेगा तो मच्छर के लार्वा अंदर चले जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसा बनता है? तो इसका क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि बताइए, मिट्टी का तेल मिलाने से पृष्ठ तनाव कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर रहता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मिट्टी का तेल मिलाने से पृष्ठ तनाव कम होता है, और जब सरफेस टेंशन, सरफेस का पृष्ठ का तनाव जब कम होता है तभी ये मच्छर के लार्वा अंदर आते हैं। आया मामला समझ में? तो सरफेस टेंशन कम होता है, इस कारण केरोसिन ऑयल जो है वो क्या करता है भाई, केरोसिन ऑयल सरफेस टेंशन को कम करता है, और मच्छर के जो अंडे होते हैं वो पानी के अंदर जाकर नष्ट हो जाते हैं,
और क्या मिलाने से पृष्ठ तनाव कम होता है? तो याद रखना, साबुन जिससे आप नहाते हो, साबुन और अपमार्जक, साबुन या डिटर्जेंट दोनों ही पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। साबुन और डिटर्जेंट दोनों ही क्या करते हैं? पृष्ठ तनाव कम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखना, जब आप कोई सूप पी रहे होते हो तो अगर वो सूप ठंडा रहे, अगर कोई सूप क्या हो? ठंडा हो, तो वो मजा नहीं आएगा। बताए क्यों मजा नहीं आएगा? क्योंकि वो हमारे जीभ में अच्छे से फैलता नहीं है। लेकिन जब पृष्ठ तनाव कम हो, अब पृष्ठ तनाव कम कैसे होगा समझना, उस सूप को, वो सूप गर्म हो अगर, तो सूप जब आप पियोगे तो हमारे जीभ में अच्छे से फैलेगा। क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो गया है गर्म करने के कारण, और फिर हमको वो सूप क्या लगता है? एकदम स्वादिष्ट लगता है। तो यहां पर सूप को गर्म क्यों पीते हैं भाई? ताकि वो अच्छा लगे। ठीक है, और गर्म करने से ऐसा क्या हो जाता है कि वो अच्छा लगता है? गर्म सूप हमको अच्छा लगता है ठंडे के बजाय। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, और पृष्ठ तनाव गर्म करने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है सूप का, जिससे हमको क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम होने से वो जीभ में आसानी से फैल जाता है, और फिर हमको लगता है मस्त स्वादिष्ट एकदम। ठीक है, एकदम क्या लगता है हमको? स्वादिष्ट लगता है। ठीक, याद रखना। इसके अलावा वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? ठीक है, वर्षा के बूंदें जो है गोलाकार क्यों होती है? गोलाकार, तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। उसका जो सरफेस टेंशन है वो उसको बाहर निकलने नहीं देता। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है, और ये जो पृष्ठ तनाव है इसी के कारण अगर सूर्य का जो रोशनी है उसका नोक जो है वो अगर जल के सतह के पास लेके जाओगे, आप खुद देखोगे सूर्य का रोशनी अगर एकाएक या एक कहीं किसी छेद से ऐसे पड़ रहा होता है तो पानी में आप देखना वो हिलता हुआ दिखता है। तो सूर्य का जो नोक है वो जल के सतह के पास ले जाने पर वो हिलता हुआ दिखता है सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण भाई? सरफेस टेंशन के कारण, ये याद रखना। ठीक है, चलो अगला प्रेशर पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि दाब जो होता है, अगर बल जिस क्षेत्र पर लगाया जाए, जिस क्षेत्र पर बल लगा दिया जाए, जैसे मैंने इस क्षेत्र पर ताकत लगा दी है, तो सीधी सी बात है क्या बन जाएगा? मैं दबा रहा हूं तो दाब बन जाएगा। अब इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। दाब का मान कब बढ़ेगा? जब क्षेत्रफल कम होगा। जैसे मैं हाथ से ताकत लगाऊंगा ना इतना पूरा, तो उतना ताकत नहीं लगा पाऊंगा जितना मैं एक इतना बड़े पॉइंट से ऐसे ताकत लगाऊंगा तो ये टूट सकता है। बताए, हाथ से ताकत लगाऊंगा तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर किसी पॉइंट से ऐसे ताकत लगा के मारूं तो ये टूट जाएगा। बताए, तो समझ रहे हो? जैसे जैसे अभी मैं हाथ से इतना क्षेत्रफल यूज कर रहा हूं और एक पॉइंट से मात्र इतना क्षेत्रफल यूज कर रहा हूं, तो जैसे जैसे क्षेत्रफल कम होता है दाब का मान बढ़ता है। याद रखना, जस्ट ऊर्जा समझ लेना। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा दाब का मान कम होगा, क्योंकि ताकत तो उतना ही लग रहा है, लेकिन ताकत इतने बड़े एरिया में लग रहा है मतलब दाब कम हो जाएगा। लेकिन ताकत जब छोटे एरिया में लगे, क्षेत्रफल का मान कम हो जाए, छोटा एरिया का मतलब क्षेत्रफल का मान कम हो जाए, तो जब क्षेत्रफल का मान कम हो जाए, छोटे एरिया में आप ताकत बल लगा रहे हो, ताकत लगा रहे हो, तो दाब बढ़ेगा। यही कॉन्सेप्ट समझना था, प्रेशर। ठीक है, क्या बोल रहे हो? क्लास परचेस करना है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दो जी। ठीक है, अगर आपको क्लास लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 9300999939, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये क्या है? व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, चलो, तो दाब से संबंधित चीजें समझ में आई। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। और क्षेत्रफल ज्यादा हुआ तो दाब कम होगा, ये समझना था। चलो, यही फिजिक्स है, वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसके अलावा दाब मापने के यंत्र को हम बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब मापने के यंत्र को हम बैरोमीटर कहते हैं। और बैरोमीटर से संबंधित 3 चीजें आपको पढ़नी होती है। ठीक है, बैरोमीटर से संबंधित आपको 3 चीजें पढ़नी होती है। पहला, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक रीडिंग जो है, बैरोमीटर का रीडिंग अचानक से नीचे आ जाए तो क्या होगा? बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या होगा? बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
अगर बैरोमीटर का रीडिंग जो है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब मौसम साफ रहेगा। ठीक है, बैरोमीटर का रीडिंग, अगर बैरोमीटर क्या है भाई, तो बैरोमीटर जो है वो दाब मापने का यंत्र होता है, और जब बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है मतलब मौसम क्लीन है। बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे आ रहा है नीचे मतलब बारिश होगी। ठीक है, तो बैरोमीटर का रीडिंग जैसे धीरे धीरे ऊपर होगा क्या होगा, मौसम क्लीन। ठीक है, बैरोमीटर का रीडिंग जैसे जैसे ऊपर जाएगा मौसम साफ होते जा रहा है। लेकिन बैरोमीटर का नीचे आएगा जैसे रीडिंग, तो पानी नीचे आता है, तो बारिश क्या हो रहा है, तो वर्षा की बूंदें क्या होंगी, गिरेगी, ये याद रखना है। ठीक है, तो बैरोमीटर का रीडिंग समझ में आया है ना, समझ में आया। बैरोमीटर का रीडिंग जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका मतलब मौसम साफ है। बैरोमीटर का रीडिंग नीचे आ रहा है मतलब पानी भी नीचे आता है, मतलब वर्षा होगी। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में कि बैरोमीटर का रीडिंग अचानक से गिर जाए तो क्या होगा, तो बैरोमीटर का रीडिंग जब अचानक से गिर जाता है तो याद रखना आंधी आता है। ठीक है, चलो देखो भाई, बैरोमीटर का पाठ्यांक रीडिंग जो है वो अचानक गिर जाए तो क्या आएगा भाई, आंधी आएगा। अगर धीरे धीरे बैरोमीटर नीचे आए इसका मतलब बारिश होगी। अगर बैरोमीटर ऊपर चढ़ेगा इसका मतलब मौसम साफ रहेगा। ठीक है, तो बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे आ जाए तो क्या होगा, आंधी आएगा। धीरे धीरे नीचे आ रहा है मतलब बारिश होगा, और अगर ऊपर चढ़ रहा है इसका मतलब मौसम क्या होगा भाई, तो मौसम होगा आपका साफ, क्लीन होगा मौसम बिल्कुल। ठीक है, तो याद रखना अगर बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे ऊपर आ रहा है इसका मतलब मौसम साफ रहेगा। ठीक है, देखना जो पर्वतारोही होते हैं उनके नाक से खून गिरता है, क्यों पता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। क्या होने लगता है, वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब के कम होने का और क्या एग्जांपल है बताता हूं। तो जैसे जैसे मतलब ऊपर की ओर जाओगे ना, मतलब जमीन में हो आप, हवा में, या तो पहाड़ चढ़ के जाओ या तो एरोप्लेन में बैठो तब ऊपर जाओगे, तो देखना दो कंडीशन। जब पहाड़ पे चढ़ते हैं ना तो जो भी पर्वतारोही होते हैं उनके नाक से खून गिरने लगता है। कारण यह है कि जैसे जैसे आप सतह से, जमीन पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हो तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, और वायुमंडलीय दाब कम होने से नाक से खून गिरने लगता है। अब आप एरोप्लेन में अगर ऊपर जा रहे हो तो देखना फाउंटेन पेन से स्याही अपने आप निकलने लगता है, क्योंकि पृथ्वी के सतह के ऊपर जब जाओगे, सतह से ऊपर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जो है फाउंटेन पेन से स्याही अपने आप गिरने लगता है। तो ऐसा कब होता है, जब आप एरोप्लेन में बैठे हो। तो वायुयान में आप देखना, जब एरोप्लेन में आप बैठे हो तो आपके फाउंटेन पेन से स्याही अपने आप क्या होने लगेगा, निकलने लगेगा। वो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण होता है। पर्वतारोही जो होते हैं उनके नाक से खून गिरता है जब वो ऊपर चढ़ने लगते हैं, कारण है वायुमंडलीय दाब का कम होना। ठीक है, कारण है वायुमंडलीय दाब का कम होना। ठीक है, एक और, प्रेशर कुकर में खाना किस कारण बन जाता है, दाब के कारण। ठीक है, प्रेशर कुकर में भी खाना किसके कारण बनता है, दाब के कारण बनता है। एक चीज और, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है दाब के कारण, लेकिन पर्वतों पर अगर आपको खाना बनाना हो तो खाना देरी से बनता है। प्रेशर कुकर में आपका खाना जल्दी बन जाता है, और पर्वत चढ़कर, पर्वत के ऊपर हो आप, वहां पे खाना बना रहे हो तो देरी में बनता है। दोनों का कारण समझना। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए बनता है क्योंकि वहां पर लगता है प्रेशर। ठीक है, इसीलिए तो उसका नाम प्रेशर कुकर है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना क्यों बनता है, दाब के कारण जल्दी बनता है। लेकिन यहीं पर अगर पर्वतों में खाना देरी से क्यों बनता है, एग्जाम में पूछ ले तो याद रखना, पानी का जो क्वथनांक होता है, पानी का जो क्वथनांक होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए पर्वतों पर खाना जो है वो देरी से बनता है। पानी का क्वथनांक जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए पर्वतों पर खाना जो है वो देरी से बनता है। ठीक है, याद रखेंगे, पर्वतों पर क्या हो जा रहा है भाई, खाना देरी से क्यों बन रहा है, क्योंकि पानी का क्वथनांक कम हो रहा है। और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, दाब के कारण। वैसे ही कोई कील है, उसका अंतिम सिरा जो है नुकीला होता है, क्यों, क्योंकि जितना एरिया कम होगा, आप कील देखे होगे, इसका अंतिम सिरा देखो नुकीला होता है। इसका कारण क्या है,
क्योंकि जितना एरिया कम होगा उतना ज्यादा आप क्या लगा पाओगे, प्रेशर। तो जितना एरिया कम होता है फिर जैसे ही आप ताकत लगाते हो तो उस पर इतना ज्यादा प्रेशर आता है कि वो कील जो है दीवार में घुस जाता है। समझ रहे हो? तो इसका भी रीजन प्रेशर है। कील को नुकीला क्यों बनाया जाता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाया जा सके। इसके अलावा याद रखना, बैरोमीटर के खोजकर्ता जो है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ा दिया था, बैरोमीटर के खोजकर्ता जो है वो है टॉरिसेली। और इसी प्रेशर का प्रयोग करके आज देखो हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक प्रेस हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, ये सब को प्रेशर के नियम के आधार पर ही चलाया गया है। और ये इसको दिया था पास्कल ने, इसलिए इसको हम पास्कल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जो भी आप हाइड्रोलिक ब्रेक देखते हो, हाइड्रोलिक आप लिफ्ट देखते हो, है ना, बिना किसी जर्क के ऊपर चले जा रहे हो, नीचे आ जा रहे हो, हाइड्रोलिक प्रेस देखते हो आप, ये सब जो है पास्कल के नियम पर आधारित है। और पास्कल का नियम बोलता है कि बैलेंस कंडीशन में, संतुलन की अवस्था में कोई भी लिक्विड हो, कोई भी द्रव हो, उसके प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि संतुलन की अवस्था में किसी द्रव में, किसी द्रव के अंदर सभी, किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है, यह नियम किसका है? तो यह पास्कल का नियम है। और पास्कल के नियम पर आधारित कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो चलता है? तो याद रखना, हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के नियम पर आधारित है, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब पास्कल के नियम को फॉलो करते हैं। तो इसको इस तरह से 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्येक स्थान पर किसी भी लिक्विड के अंदर सभी स्थान पर समान दाब रहता है, ये किसका नियम है? तो पास्कल का नियम है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। ठीक है, किसके नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है, ये याद रखना है। ठीक है, शेड्यूल एडीओ के टेस्ट सीरीज का शेड्यूल अपलोड करवा देंगे, है ना। अभी जस्ट क्लास के बाद एडीओ के टेस्ट सीरीज का शेड्यूल अपलोड करवा देंगे। क्या वो टेट का क्लास लेना है? एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से मिल जाएगा टेट का क्लास। ठीक है, कैसे परचेस करना है? एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, है ना, नीचे नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, प्रोसेस भेज दूंगा। चलो, पढ़ना है हमको क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये सिद्धांत किस पे काम करता है? तो उत्प्लावक बल पे। जैसे ही आप क्या करते हो, मान लो कोई ग्लास आप ले लिए, ठीक है, और इसमें पानी भर दिया, ठीक है, और इसमें जैसे गेंद को डुबाओगे यहाँ पे, तो ये गेंद क्या होगा? उपल के सामने आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा। ये कैसे हुआ, है ना? इस पे जो ताकत लगा, ये गेंद के ऊपर जो ताकत लगा और ये गेंद ऊपर आ गया, ठीक है, ये गेंद कहाँ गया भाई? ताकत लगने के कारण ऊपर आ गया। इसी को आप उत्प्लावक बल कहते हैं। इसी क्या कहते हो भाई आप? उत्प्लावक बल कहते हो। ठीक है, तो याद रखना, जब भी कोई बल ऊपर की ओर लगे उसको क्या कहते हैं हम? उत्प्लावक बल कहते हैं। ऊपर की ओर अगर कोई बल लग रहा है तो इसको हम उत्प्लावक बल कहते हैं। अब कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, तो इस पर जो है इस वस्तु का वजन होगा W, है ना, वस्तु का भार जो है वो क्या होगा? W, और ये W1 जो है ये उत्प्लावक बल है, अप थ्रस्ट फोर्स है। तो 3 कंडीशन बनेंगे। वस्तु जो है, पहला चीज, इस पानी के नीचे तैरेगा कहीं पे, कि सतह पर तैरेगा, कि नीचे डूब जाएगा। कौन से कंडीशन में? पहला कंडीशन मैं बताता हूं, अगर वस्तु का भार ज्यादा हो जाए, मतलब W ज्यादा हो जाए W1 से, अगर वस्तु का भार ज्यादा हो जाए, नीचे से जो बल मिल रहा है उत्प्लावक बल उससे, मतलब वस्तु का वजन ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? तो जब वस्तु का भार ज्यादा हो जाता है तो याद रखना, वस्तु W जो है क्या हो गया? ज्यादा हो गया W1 से। W क्या हो गया? ज्यादा हो गया W1 से। तो ये वस्तु जो है ये W है, इसके ऊपर ये W लग रहा है, और ये W1 जो है कम लग रहा है। तो W मतलब वस्तु का भार ज्यादा हो जाए, तो याद रखना
वो वस्तु पानी में डूब जाएगा। अगर वस्तु का भार उत्प्लावक बल से ज्यादा हो तो वस्तु क्या होगा, पानी में डूबेगा। ठीक है, अगर सेकंड कंडीशन, अगर वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है, अगर वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है तो क्या होगा। तो देखो वस्तु का भार है, मतलब वस्तु को पर उतना ही वजन लग रहा है जितना नीचे से फोर्स मिल रहा है। तो याद रखना ऐसे कंडीशन में वस्तु जो है वो सतह के नीचे तैरेगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में वस्तु जो है वो क्या होगा भाई, सतह के नीचे तैरेगा। मतलब जब W बराबर W1 हो जाए, वस्तु का भार उत्प्लावक बल, जो इसको बल मिल रहा है, जो इसको ऊपर खींच रहा है, उसके बराबर हो जाए तो वस्तु सतह के नीचे तैरेगा। सतह मतलब इसको बोलते हैं, पानी का सतह के नीचे तैरेगा। अब अगर उत्प्लावक बल ज्यादा है, किससे, वस्तु के भार से। अभी तक वस्तु का भार था, लेकिन अगर उत्प्लावक बल ज्यादा है तो सीधी सी बात है वस्तु सतह पर तैरेगा, वो सतह से उछल नहीं जाएगा, हवा में नहीं तैरेगा। ठीक है, अगर उत्प्लावक बल ज्यादा है मतलब W1 ज्यादा है, उत्प्लावक बल का मतलब नीचे से जो ताकत मिल रहा है ऊपर आने के लिए, वो बल अगर ज्यादा है वस्तु के भार से, वो वस्तु कुछ भी हो सकता है, बॉल ही हो सकता है समझ लो, तो वो बॉल जो है वो सतह पर तैरेगा। अगर बॉल भारी है, जितना नीचे से वजन मिल रहा है, जितना वो पानी हटा रहा है उससे, तो वो जो है डूब जाएगा बॉल। अगर बॉल का वजन और नीचे से जो फोर्स मिल रहा है, अब थ्रस्ट फोर्स, वो दोनों बराबर है, तो बॉल जो है सतह के नीचे कहीं तैरता रहेगा, सतह के नीचे कहीं तैरता रहेगा। अब समझना, देखना जो नाव होता है, नाव, ठीक है, वो सतह पर तैरता रहता है। कारण क्या है बताए, वो अपने द्वारा जितना पानी हटाता है, ठीक है, वो अपने द्वारा जितना पानी हटाता है उससे ज्यादा फोर्स उसको मिलता है। मतलब वहां पर कौन सा कंडीशन काम कर रहा है, उत्प्लावक बल ज्यादा है उस नाव के भार से। ठीक है, उस नाव के भार से, वो जितना पानी में रहता है, उसके नीचे जितना पानी है, उसका जो ताकत है वो ज्यादा होता है, इसीलिए नाव तैरता है पानी में। ठीक है, तो पानी का जहाज जो है इसका भार कम होता है उसके द्वारा हटाए गए पानी से, इसलिए पानी का जहाज तैरता है। लेकिन आप देखना, अगर इसी पानी में आप एक कील, ऐसे एक कील को क्या करो, डुबाओ, एक कील रखो इसके सतह पे, तो ये कील तुरंत डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इतना पानी हटा रहा है, मतलब यहां पर वस्तु का भार ज्यादा है, उस कील का वजन ज्यादा है जितना कि वो पानी हटाएगा, क्योंकि एरिया तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो कील जो है, अगर इस यहीं पर किसी कील की बात करें तो कील नीचे आ जाएगा भाई, जो कील है वो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये कील कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। कारण क्या है, कारण इसके द्वारा जो हटाया गया पानी है, या इसको जितना अप थ्रस्ट फोर्स मिल रहा है, उत्प्लावक बल मिल रहा है, वो वस्तु इसके भार से कम है। मतलब कील का भार ज्यादा है, कील का भार ज्यादा है, इसको ये जितना पानी हटा रहा है और जितना उसको उत्प्लावक बल मिल रहा है उससे, इसलिए कील डूब जा रहा है। इसलिए कील क्या हो जा रहा है, डूब जा रहा है। ठीक है, अब अगला, बर्फ जानते हो, बर्फ, देखना बर्फ पानी में तैरते रहता है। क्यों पता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है पानी से। ठीक है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, उसका डेंसिटी पानी से कम होता है, इसलिए वो पानी में तैरता है। लेकिन वही बर्फ अल्कोहल में डूब जाता है। क्यों पता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व अल्कोहल से ज्यादा होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए वो पानी में तैरता रहता है। लेकिन बर्फ का जो घनत्व है, ठीक है, वो अल्कोहल से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए वो दारू में डूब जाता है। ठीक है, याद रखना, वो किस में डूब जाता है, दारू में डूब जाता है। ठीक, याद रखना, आगे बढ़ते हैं। बर्फ का घनत्व जो होता है वो पानी से कम होता है। ठीक है, हाँ, पढ़ के आ गए, अच्छी बात है। अब जो इसके आगे का जो पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में बैठ के पढ़ रहे थे, यही है ना, अब इसके आगे का जो है घर में बैठ के नोट कर लेना भाई। ठीक है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरता है। और कितना तैरता है, तो याद रखना 1/10 हिस्सा बर्फ का तैरता रहता है। और याद रखना 9/10 भाग, ठीक है, 9/10 भाग
पानी में डूबे रहता है। बर्फ का कितना हिस्सा पानी में तैरता है? तो बर्फ का 1/10 हिस्सा पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग पानी के नीचे डूबे रहता है। याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है कि बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, मतलब पानी से कम होता है, बराबर होता है, ज्यादा होता है। तो बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, इसीलिए वो पानी के सतह पर तैरेगा। लेकिन कितना तैरेगा? तो 1/10 भाग उसका बर्फ का पानी के ऊपर रहता है और बाकी भाग पानी के 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। अब जिन लोग बर्फ का एल्कोहल में डाले होंगे वो लोग जानते हैं कि बर्फ का घनत्व एल्कोहल से ज्यादा होता है, इसीलिए बर्फ एल्कोहल में डूब जाता है। टॉपिक है ना। नेक्स्ट टॉपिक, रंग पढ़ चुके हम, लिफ्ट पढ़ेंगे। देखो, जब हम लिफ्ट में रहते हैं, ठीक है, ये रो 3 कंडीशन है, ये आप हो, ठीक है। जब आप क्या करते हो, लिफ्ट से आप क्या कर रहे हो, ऊपर की ओर जा रहे हो, है ना। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, आप भी ऊपर जा रहे हो, ठीक है। जब आप लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहे होते हो तो याद रखना, ऐसे समय में व्यक्ति, आप खुद लिफ्ट से चढ़े होगे, ठीक है, और नहीं चढ़े होगे तो समझ लेना, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है तो हमको अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। व्यक्ति का भार, व्यक्ति को अपना भार जो है, अपना वेट जो है वो बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, बढ़ता हुआ लगता है। और अगर लिफ्ट के साथ आप नीचे जा रहे हो तो आप लगता है कि आप हल्का हो रहे हो, है ना, हल्का लगता है, अपना वजन हल्का लगने लगता है। तो व्यक्ति को अपना भार जो है वो क्या लगने लगता है भाई, हल्का लगने लगता है। बस यही समझना है कि लिफ्ट जब ऊपर जा रहा हो, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा हो तो व्यक्ति को अपना भार कैसा लगेगा, बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। और लिफ्ट अगर नीचे जा रहा हो तो व्यक्ति को अपना भार हल्का लगने लगेगा, ठीक है, अपना वजन हल्का लगने लगेगा। लेकिन एक ऐसा कंडीशन भी आता है, जब अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा। तो अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ठीक है, अगर क्या हो जाए, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ठीक है, तो व्यक्ति का अपना भार शून्य प्रतीत होता है, बिल्कुल शून्य, ठीक है। अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है। कैसे समझाता हूं, ठीक है। देखो, ऊपर जा रहे हो तो बढ़ा हुआ लगेगा, नीचे आ रहे हो तो अपना वजन घटा हुआ लगेगा। और अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है। तो हमारे वेट में आप जान रहे हो, मास इंटू ग्रेविटी माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नीचे जा रहे हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन और मास इंटू ग्रेविटी तो लगेगा ही। तो देखो, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर आ जाता है तो वेट हमको 0 प्रतीत होगा, है ना। ये फॉर्मूले से प्रूफ किया जाता है इसको, कि व्यक्ति को अपना आभासी भार क्या लगता है, शून्य प्रतीत होता है। और अगर लिफ्ट से उतरते समय जी त्वरण से गति करें हम, है ना, कौन से त्वरण से, गुरुत्वीय त्वरण से अगर हम गति करें तो क्या होगा, जी त्वरण से गति करने पर जो आभासी बल है वो ऊपर की ओर लगेगा। जो व्यक्ति का जो लिफ्ट का आभासी बल है वो ऊपर की ओर लगेगा और व्यक्ति जाके लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। एकदम स्पीड हो गया, लिफ्ट एकदम स्पीड से नीचे आ रहा है। और कौन सी स्पीड से आ गया भाई, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जी का मान बोलते हैं, है ना। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्पीड में एकदम नीचे आ रहा है, पता है, लेकिन कितना स्पीड में, कितना एक्सेलरेट कर रहा है, जी के मान के बराबर एक्सेलरेट कर रहा है। तो ऐसे में जो है क्या होगा, व्यक्ति को अपना भार शून्य तो प्रतीत हो ही रहा है, लेकिन व्यक्ति जाकर किससे टकरा जाएगा, लिफ्ट से जाकर टकरा जाएगा। तो लिफ्ट से जाकर टकराने के लिए एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जी होना चाहिए। जी मतलब 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। अगर लिफ्ट एक समान वेग से चल रहा है ना, लिफ्ट अगर एक समान वेग से चल रहा है तो क्या होगा, देखो, अगर लिफ्ट जो है वो एक समान वेग से चल रहा है, ठीक है, तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि वो लिफ्ट में है। उसको अपना जो भार है उतना ही पता चलेगा, जो मेरा आभासी भार है वही मेरा वास्तविक भार होगा। अगर लिफ्ट एक समान आराम से ऊपर जा रहा है, एक समान वेग से नीचे आ रहा है, तो कई ठो लिफ्ट में देखना पता ही नहीं चलता है कि हम लिफ्ट में हैं, है ना। उसका कारण वही होता है कि वहां एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। लेकिन एक्सेलरेशन अगर जी के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, जी के बराबर हो जाए, तब तो फिर ऊपर टकराना है, ठीक है। अब ये कब होता है, जब डोरी टूटती है। लिफ्ट का डोरी जब टूटता है तो जो उसमें लोग होते हैं, लिफ्ट जितना स्पीड से नीचे आता है, लोग ऊपर जाके छत पे टकरा जाते हैं, समझ गए। तो याद रखना, एक्सेलरेशन का मान अगर 0 होगा तो मेरा जितना वजन है, मान लो मैं 65 किलो का हूं, तो मैं 65 किलो का ही मेरे को लगेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन का मान 0 जी हो जाए,
है ना, जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाए तो फिर सीधी सी बात है मेरे को अपना वजन जो है वो शून्य प्रतीत होगा और मैं सीधा लिफ्ट के छत से जाकर टकरा जाऊंगा। अगर मैं ऊपर चढ़ रहा हूं तो मेरे को मेरा वजन बढ़ा हुआ लगेगा। अगर मैं लिफ्ट से नीचे आ रहा हूं बढ़िया तो मेरे को मेरा वजन जो है वो कम होता हुआ लगेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो ना तो मेरे को मेरा वजन कम लगेगा ना तो मेरे को मेरा वजन ज़्यादा लगेगा। मेरे को मेरा जितना वजन है उतना ही फील होगा एक्सेलरेशन 0 होने पे। ठीक है, तो ये है लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। ये क्या है भाई? लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैक नंबर को। मैक नंबर क्या होता है? तो किसी भी वस्तु का चाल को अगर उसके ध्वनि के चाल से भाग दे दिया जाए तो उसको मैक संख्या कहते हैं। या फिर किसी भी पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो जाए, ध्वनि की चाल के बराबर हो जाए तो उसको मैक संख्या कहते हैं, है ना, और उसका मैक नंबर 1 होता है। अगर पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो जाए मतलब मैक संख्या जो है वो 1 है। ठीक है, मतलब जितने स्पीड से मैं बोल रहा हूं उस स्पीड से कोई वस्तु क्या हो रहा है, उसमें वेग आ गया, उतने स्पीड से वो क्या कर पा रहा है, गति कर पा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि इसका मैक नंबर कितना है? 1 होता है। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है पता है? मिसाइलों के लिए। ध्वनि की गति से भी तेज चलते हैं मिसाइल। अगर पिंड की चाल ध्वनि की चाल 2 गुनी है, पिंड की चाल ध्वनि की चाल की 2 गुनी है तो मैक नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, ये पिंड के चाल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी भी पिंड का, किसी भी वस्तु का चाल जो है वो ध्वनि के चाल के बराबर हो जाए इसका मतलब मैक नंबर 1 है। अगर पिंड का चाल ध्वनि के चाल का 2 गुना है तो मैक नंबर 2 होगा। जैसे अगर मैक संख्या का मान अगर 1 से ज्यादा होता है तो इसको सुपरसोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल है 1 से ज्यादा, जब मैक नंबर 1 से ज्यादा होता है तो उसको सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। मतलब वो सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो ध्वनि के चाल से भी तेज है। मैक नंबर 1 से ज्यादा होने का मतलब ध्वनि की गति से भी तेज गति कर रहा है। ठीक है, और अगर मैक संख्या का मान 5 से अधिक हो तो इसको हाइपरसोनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक मतलब समझ रहे हो, जो वस्तु है ना वो ध्वनि के जितने स्पीड से मैं बोल रहा हूं और सुनाई दे रहा है, ध्वनि के चाल से भी 5 गुना ज्यादा तेजी से जो है वो चल रहा है। वो मिसाइल जो है ध्वनि के स्पीड से 5 गुना के ज्यादा से स्पीड से चल रहा है, इसको कहेंगे हम हाइपरसोनिक मिसाइल। तो सुपरसोनिक मिसाइल आप पढ़े होगे, हाइपरसोनिक मिसाइल पढ़े होगे, तो इसको सुपरसोनिक हाइपरसोनिक में डिफरेंस क्या है? सुपरसोनिक का मतलब होता है कि उस मिसाइल का स्पीड ध्वनि के स्पीड से थोड़ा बहुत ज्यादा है। ठीक है, 1 से ज्यादा है मतलब ध्वनि की स्पीड से थोड़ा बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर किसी मिसाइल का स्पीड ध्वनि के स्पीड से 5 गुना से ज्यादा हो जाए, 5 से अधिक हो जाए, मतलब उसका मैक नंबर अगर 5 हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? हाइपरसोनिक कहा जाएगा। सुपरसोनिक जेट उड़ान से ओजोन लेयर में बाधा आती है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। मैक नंबर समझ में आ गया? आगे मैक नंबर समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, केशिकत्व समझते हैं। कैपिलरी, ये एग्जाम में कई बार आता है। 2t cos थीटा बाई rg होता है कैपिलरी एक्शन। मतलब देखना, जल जो है ना वो किसी कैपिलरी में डालोगे किसी ट्यूब में तो वो ऐसे बनाता है, लेकिन मरकरी जो है वो ऐसे बनाता है। ठीक है, ऐसे दिखता है। केशिकत्व में जल का आकार अवतल होता है। ये जल का आकार अवतल है, ये कैसा आकार है? अवतल। लेकिन मरकरी का जो आकार होता है वो कैसा होता है भाई? उत्तल होता है। ये उत्तल लेंस के जैसा है, समझ लो। तो ये पूछता है कि कैपिलरी एक्शन में जल का आकार कैसा होता है, तो अवतल होता है। मरकरी का आकार उत्तल होता है। फॉर्मूला एग्जाम में आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता इसमें। इसके अलावा थीटा कितना होता है मरकरी के लिए? तो थीटा जो है जल के लिए 0 होता है और मरकरी के लिए 135 डिग्री होता है। याद रखना, थीटा जो है वो मरकरी के लिए कितना होता है? 135 डिग्री होता है। ठीक है, तो मरकरी के लिए थीटा जो, मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मरकरी के लिए आप यहाँ पर थीटा 135 डिग्री ले लेना। ठीक है, इसके अलावा केशिकत्व के उदाहरण आप देखना, स्याही सोखता है, स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद फैल जाना, ये केशिकत्व के ये सब उदाहरण है। आप विद्युत धारा जानते हो, आवेश का प्रवाह जो है धारा कहलाता है ना। धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। धारा को हम आई से नापते हैं, आवेश Q, समय T।
आवेश को हम कूलाम से नापते हैं, समय को सेकंड से, तो कूलाम बटे सेकंड क्या होता है, एम्पियर होता है। इसीलिए विद्युत धारा को का यूनिट होता है एम्पियर, पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। विद्युत विभव या विभवांतर दोनों को ही हम वोल्ट से, इसका मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विभवांतर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे आप प्रतिरोध के बारे में पढ़े हुए, आगे चल के प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखना। और वैसे विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, वैसे जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है। वैसे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र अमीटर होता है, और कम विद्युत धारा को मापना है तो आंसर आएगा गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा को मापने का यंत्र अमीटर होता है, और कम विद्युत धारा को मापना है तो क्या आएगा आंसर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या आएगा आंसर, गैल्वेनोमीटर। तो यांत्रिकी में लगभग मैंने सब चीज पढ़ा दिया, सिर्फ बचा है गति के समीकरण और गति के नियम। ये पढ़ाना बस बच गया है, वो कल की क्लास में पढ़ाऊंगा आराम से। ठीक है भाई, तो अब मिलेंगे कल से हम एप्लीकेशन पर। ठीक है, और ये आपके लिए डेमो क्लास के रूप में भी था कि किस तरह से आप फिजिक्स पढ़ोगे, है ना। क्लास अगर समझ में आ रहा होगा तो ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन भी आ सकते हो बिलासपुर में। 1 बजे से 1 से 4 का टाइम है, समझ लो 1 से 4 बैच टाइम क्या है, तो बैच टाइम है 1 से 4। ठीक है, परिचारक के लिए। बाकी कोई भी समस्या होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर देना भाई, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9300999939, इस पे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। कमेंट में जय हिंद कमेंट कर देना भाई। चलो।